नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। भीड़ बूढ़े आदमी की छाती को भी देख रही थी। उन्हें खून से लथपथ क्रॉस साफ दिखाई दे रहा था जिससे खून बह रहा था। वे सदमे में थे। किसने कहा कि लिंची स्तर का साधक जुवानची स्तर के साधक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता? अगर लिन फैंग ने ऐसा कहा था तो इसका कारण यह था कि वह कुछ और ही मानता था और जानता था कि उसके पास इसे साबित करने की शक्ति है। अपनी लिंची शक्ति के बल पर उसने न केवल बूढ़े व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी बल्कि उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह लगभग उसे मार ही चुका था। भीड़ को यह सब देखकर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। बूढ़े ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसे अपने सीने पर क्रॉस का निशान और खून साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े के चेहरे के भाव इतने भयानक थे कि उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। शुद्ध ऊर्जा प्रकट हुई, उसके घाव से बहता खून जम गया और घाव तुरंत भर गया। बूढ़े ने अपना सिर उठाया और लिन फैंग की ओर देखा। उसकी आंखों में असीम घृणा भरी हुई थी। लिन फैंग से मिलने से पहले उसने कभी किसी को इतना जान से मारने की इच्छा नहीं की थी। मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। उस बूढ़े आदमी की आवाज़ बेहद भयावह लग रही थी। हम्फ, लिन फैंग ने ठंडी आह भरी। वह अपनी शुरुआती स्थिति में वापस आया, डुआनशिन्ये का हाथ पकड़ा, फिर थोड़ा पीछे हट गया और उसी क्षण बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। हिम्मत मत करना। उस समय लिन फैंग के पीछे एक विशाल मूर्ति थी जिसके पीछे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। ये पिछले अनुष्ठानों के कारण अभी भी खुला हुआ था। जब लिन फैंग ने बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव देखे तो वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर वह परछाई की तरह फुर्ती से गायब हो गया। उसने डुआनशिन्ये को पकड़ा और दोनों तुरंत गायब हो गए। उन्हें निषिद्ध क्षेत्र में फेंक दिया गया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए। लिन फैंग निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। बूढ़े व्यक्ति की आकृति कौंधी और उसने तुरंत उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया, एक अत्यंत प्रचंड तलवार ऊर्जा प्रकट हुई। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। तेज गड़गड़ाहट की आवाज हवा में गूंज उठी। वर्जित क्षेत्र का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ा आदमी चकित रह गया। कचा, बूढ़े आदमी की मुठ्ठियां कसने से चटकने की आवाज आई। वह वर्जित क्षेत्र के प्रवेश द्वार को टकटकी लगाकर देख रहा था। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डरता था वही हो गया था। कुछ क्षण पहले जब वह लिन फैंग के पास था उसने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन उसने लिन फैंग को निषिद्ध क्षेत्र से पीछे हटने के लिए उकसाने की कोशिश की। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को भी निषिद्ध क्षेत्र के बारे में कुछ संदेह न हो। वह लिन फैंग को उसमें प्रवेश नहीं करने देना चाहता था, लेकिन अंततः लिन फैंग ने यह देख लिया। अगर सामने लिन फैंग न होता तो उसे इतनी चिंता न होती, लेकिन लिन फैंग में असाधारण प्रतिभा थी और वह उसे घायल कर सकता था। अगर लिन फैंग कुछ वर्षों तक प्रतिबंधित क्षेत्र में ही रहता तो उसे लिन फैंग को पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर लिन फैंग कुछ वर्षों तक वहीं रहने के बाद उस बूढ़े को निश्चित रूप से मार डालता। निषिद्ध क्षेत्र में रहस्यमयी वस्तुएं थीं। हालांकि जी सरकार इन चीजों को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन शायद लिन फैंग अपनी प्रतिभा के बल पर इन्हें समझ सके और शायद तब उसे वर्षों का समय भी न लगे। वह बूढ़ा व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सामने स्थिर खड़ा था, बिना हिले डुले। वह दरवाजे को घूरता हुआ चुपचाप खड़ा था। वह विचारों में डूबा हुआ था। भीड़ भी वहां से जाने की जल्दी में नहीं थी। दरअसल वे सभी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि उस वर्जित क्षेत्र में क्या छिपा है। क्या वह सचमुच उनके पूर्वजों का कब्रिस्तान था? पूरे क्षेत्र में जी सरकार की बहुत प्रतिष्ठा थी, इसलिए किसी ने भी निषिद्ध क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत नहीं की होगी। इसके अलावा क्षेत्र के अन्य जुबान क्यू स्तर के साधकों को भी जी सरकार के निषिद्ध क्षेत्र में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार अपनी ताकत के दम पर जी सरकार की प्रतिष्ठा सीमित क्षेत्र तक ही सीमित थी। मोयुए के वास्तव में शक्तिशाली साधकों के सामने वे कुछ भी नहीं थे। निषिद्ध क्षेत्र के अंदर की हवा घनी और घुटन भरी थी। वातावरण एकदम शांत था। यह सन्नाटा कुछ हद तक भयावह भी था। चारों ओर एक गहरा बैंगनी प्रकाश चमक रहा था। निषिद्ध क्षेत्र का पूरा वातावरण बैंगनी प्रकाश से भर गया था। डुआनशिन्ये ने लिन फैंग का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, मानो उसे डर हो कि लिन फैंग हाथ छोड़ देगा। हालांकि उसकी खूबसूरत आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं और वह वर्जित क्षेत्र का अवलोकन कर रही थी। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि लिन फैंग उसके साथ था। शिन्ये, क्या जी सरकार के लोगों ने आपको निषिद्ध क्षेत्र के बारे में कुछ बताया है? लिन फैंग ने पूछा। कभी नहीं, मैंने उनसे लगभग कभी बात नहीं की, डुआनशिन्ये ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो और अंदर जाकर देखते हैं, लिन फैंग ने डुआनशिन्ये का हाथ खींचते हुए कहा। बैंगनी रोशनी की मदद से वे अपने आसपास का दृश्य देख पा रहे थे। वे दोनों कुछ देर तक चलते रहे और फिर अचानक बैंगनी रोशनी और भी तेज हो गई। उनके आसपास की हर चीज अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लिन फैंग और डुआनशिन्ये के पैरों के नीचे की जमीन साफ और सुव्यवस्थित पत्थरों से बनी थी। दोनों ओर की दीवारें उच्च गुणवत्ता वाले साफ सुथरे पत्थरों से बनी थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और चौड़ा होता गया। कुछ देर बाद डुआनशिन्ये और लिन फैंग अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वहां एक झील थी, लेकिन उस झील का पानी बैंगनी रंग का था। उसकी सतह पर लगातार छोटी छोटी लहरें बन रही थीं। वह झील छोटी थी। वे जहां थे वहां से दूर दूसरी तरफ का हिस्सा अभी भी दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ भी खूब रोशनी थी। उन्हें एक विशाल महल के सुंदर पत्थर दिखाई दे रहे थे। वहां एक बैंगनी रंग की झील और एक महल है। लिन फैंग अचंभित था। वह झील को टकटकी लगाकर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि वह झील जी यंग की आत्मा जैसी लग रही थी। लिन फैंग को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पानी उबलता और झागदार प्रतीत हो रहा था। चलिए पास जाकर देखते हैं, लिन फैंग ने डुआनशिन्ये से कहा। डुआनशिन्ये ने हल्के से सिर हिलाया। लिन फैंग ने डुआनशिन्ये का हाथ कसकर पकड़ा और फिर महल के सामने उतरने के लिए दूसरी तरफ छलांग लगा दी।
हालांकि जिस क्षण लिन फैंग झील के ऊपर से कूद रहा था उसी समय हवा में एक अविश्वसनीय ध्वनि फैल गई। अचानक झील हवा में उठती हुई प्रतीत हुई, भंवर दिखाई दिए और लिन फैंग और डुआन ये को पानी में खींच लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था, वे अवाक रह गए। लिन फैंग अचंभित और स्तब्ध रह गया, ऐसा लग रहा था मानो बैंगनी झील में स्वयं जीवन हो। इसने उन्हें तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपने अंदर फंसा लिया। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी संभव है। डुआन शिनये ने हैरानी से चीख मारी। उसने लिन फैंग का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ रखा था मानो अगर उसने हाथ नहीं छोड़ा तो वह मर जाएगी। दोनों झील में समा गए। उसी क्षण लिन फैंग और डुआन शिनये के कपड़े झील में गायब होकर पिघल गए। वे अपने कपड़ों को पिघलते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पलक झपकते ही उनके कपड़े पूरी तरह पिघलकर गायब हो गए। सौभाग्य से उनके पूरे शरीर पानी में डूबे हुए थे, अन्यथा स्थिति बेहद विचित्र और खतरनाक हो सकती थी। स्थिति इतनी विचित्र थी कि भले ही वह स्थिति असहज थी, उनके पास उस पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। डुआन शिनये और लिन फैंग ने सिर्फ अपने सिर पानी से बाहर निकाले हुए थे। वे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे। उसी क्षण बैंगनी रंग का तरल पदार्थ उनकी ओर बढ़ा और उनके शरीर में प्रवेश कर पूरे शरीर में फैल गया। फिर वह बैंगनी रंग का तरल पदार्थ उनके पैरों, हाथों और हड्डियों में समा रहा था। वह लगातार उनके शरीर में प्रवेश कर रहा था, मानो वह सारी जगह घेर लेना चाहता हो। ऐसा लग रहा था मानो वह तरल पदार्थ हर छिद्र से अंदर जा सकता है। लिन फैंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डुआन शिनये का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फूलकर फट जाएगा। उसने लिन फैंग का हाथ कसकर पकड़ रखा था और फिर आखिरकार उसे अपनी बाहों में दबाव कम होता महसूस हुआ। लिन फैंग उदास दिख रहा था, उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। वह तरल पदार्थ उसके शरीर पर अंदर से हमला कर रहा था। उसी क्षण एक अविश्वसनीय और विशाल ऊर्जा का उद्भव हुआ। लिन फैंग और डुआन शिनये के शरीरों के पीछे भ्रम प्रकट हुए। आश्चर्यजनक रूप से कुछ छोटे काले दरवाजे दिखाई दिए। वहां 3 दरवाजे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे समय की शुरुआत से ही मौजूद हों। सीलबंद दरवाजे। लिन फैंग चकित रह गया। ये बिल्कुल वैसे ही सीलबंद दरवाजे थे जैसे डुआन कबीले के सदस्यों के पास उनकी आत्मा, रक्त आत्मा से जुड़े दरवाजे थे। बूम बूम बूम, तीनों दरवाजे कांप उठे और फिर ऐसा लगा मानो डुआन शिनये का शरीर उन बंद दरवाजों से जकड़ लिया गया हो, जैसे सब कुछ सील कर दिया गया हो। बंद दरवाजों की ऊर्जा वातावरण में फैल रही थी और आश्चर्यजनक रूप से बैंगनी तरल उसके शरीर में प्रवेश करना बंद कर दिया। वह धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। बंद दरवाजों ने बैंगनी रंग के तरल पदार्थ को उसके शरीर में प्रवाहित होने से रोक दिया। डुआन शिनये ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी सांसें अब भी सामान्य थीं। लिन फैंग ने उसका हाथ थोड़ा ढीला कर दिया। वह बस बेहोश हुई थी, कोई गंभीर बात नहीं थी। हालांकि बैंगनी रंग का तरल पदार्थ अभी भी लिन फैंग के शरीर में प्रवेश कर रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि उसी क्षण एक जानी पहचानी सी अनुभूति ने उसके शरीर को जकड़ लिया, जिससे लिन फैंग कांप उठा। उसकी पीठ के पीछे एक मायावी आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे उसकी नाग आत्मा प्रकट हुई थी। छोटा नाग गहरी नींद में सो रहा था। गर्जना। उसी क्षण उसकी सर्प आत्मा ने जोर से दहाड़ मारी, जिसकी आवाज किसी अजगर के मंत्रोच्चार जैसी लग रही थी। सांप ने अपना मुंह खोला और वह एक अंतहीन काले गड्ढे में बदल गया, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। सांप लगातार बैंगनी रंग का तरल पदार्थ पी रहा था। उसका पेट बड़ा होता जा रहा था। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। अचानक सांप के शरीर से और भी सिर निकलने लगे। वे सब एक साथ दहाड़ते हुए बैंगनी रंग का तरल पदार्थ निगलने लगे। जब सांप ने उस बैंगनी तरल को अवशोषित किया तो उसका रंग और भी गहरा हो गया। सस सस ससस, उद्धरण चिन्ह। ड्रैगनों की गर्जना लगातार वातावरण में गूंज रही थी, मानो प्राचीन काल से गूंज रही हो। उसी क्षण लिन फैंग का सांप विशालकाय हो गया था। वह अब सांप जैसा नहीं बल्कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। 9 बादलों के महाद्वीप में कुछ ड्रैगनों के कई सिर होने की बात प्रसिद्ध थी। उसके सांप के 6 सिर थे। उस समय लिन फैंग का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यह उसकी नाग आत्मा थी? पहले की तुलना में उसका सांप पूरी तरह से अलग था। वह पूरी तरह से बदल गया था। उसका सांप पहले छोटा था, वह बहुत कमजोर दिखता था, लेकिन उस क्षण वह एक प्राचीन और शक्तिशाली अजगर जैसा लग रहा था। वह क्रूर, बलवान और राजसी दिख रहा था। ससस ससस, उद्धरण चिन्ह। सर्प के 6 सिर ड्रैगन का मंत्र गा रहे थे। फिर सर्प ने अपने सभी सिर ऊपर उठाए और एक लंबी गर्जना की, मानो वह सभी जीवित प्राणियों को नीचा दिखा रहा हो। बैंगनी झील की बात करें तो वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसका कोई निशान नहीं बचा था। उसे 6 सिर वाले अजगर ने पूरी तरह से निगल लिया था। लिन फैंग की सर्प आत्मा ने पूरे बैंगनी झील को इस तरह से अवशोषित कर लिया था मानो दुनिया में ऐसी कोई चीज न हो जिसे एक ड्रैगन न खा सके। लिन फैंग कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी सर्पात्मा अजगर के रूप में कैसे परिवर्तित हो गई। हालांकि इसे विशालकाय तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी ये पूरे बैंगनी रंग की झील को निगलने में सक्षम थी। लिन फैंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लिन फैंग ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर बैंगनी रोशनी चमकती हुई देखी। उस समय लिन फैंग की बैंगनी ऊर्जा ज़ियांग की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मेरी आत्मा ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है, लेकिन यह मेरी पिछली बर्फीली आत्मा से कहीं अधिक मजबूत है। यह अच्छी बात है। लिन फैंग हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके सामने एक नग्न युवती खड़ी है। वह बेहद सुडौल और आकर्षक लग रही थी। लिन फैंग के मन में असीम वासना जाग उठी। उसके सामने डुआन शिनये खड़ी थी और वह पूरी तरह नग्न थी। उसकी त्वचा कोमल और सफेद थी। उसके शरीर के अन्य अंग भी वैसे ही थे। एक पल में लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने शरीर को देखा। लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके गाल जल रहे हों। वह नग्न भी था। बैंगनी झील ने उसके कपड़े पिघला दिए थे। लिन फैंग ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वह अब डुआन शिनये को नहीं देख सकता था। उसे डर था कि अगर उसने देखा तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। एक साधक के रूप में उसका दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति अत्यंत प्रबल थी। फिर भी लिन फैंग पिछले जन्म में भी कुंवारा था और इस नए जन्म में भी कुंवारा था, और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत स्त्री नग्न अवस्था में थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लिन फैंग ने झटपट अपने ना पत्थर से कपड़े निकाले। अच्छा हुआ कि उसके पास ना पत्थर था, वरना उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता।
लिन फैंग ने अपने कपड़े पहने और फिर दुवान शिनये की ओर बढ़ा। उसने उसके शरीर को ढकने के लिए उस पर कपड़े डाल दिए और फिर अंत में दोबारा देखने की हिम्मत की। हालांकि लिन फैंग को अचानक दो खूबसूरत आंखें दिखाई दी जो हैरानी से चौड़ी हो गई थीं। वह पलके भी नहीं झपका रही थी, वह टकटकी लगाकर उसे घूर रही थी। उस पल लिन फैंग ने चाहा कि काश उसे इस अजीबोगरीब स्थिति से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। फिर दुवान शिनये ने अपने शरीर को देखा और उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, यहाँ तक कि उसके कान भी पूरी तरह लाल हो गए थे। मैंने जानबूझकर नहीं देखा, लिन फैंग ने कहा, जो बेहद असहज महसूस कर रहा था। जब उसने दुवान शिनये का लाल चेहरा देखा तो वह और भी असहज हो गया। दुवान शिनये ने आह भरी। वह जमीन पर बैठी अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों को अपने सामने पकड़े हुए थी। खुद को ढकने की उसकी हर हरकत किसी भी आदमी को पागल करने के लिए काफी थी। क्या आपके पास और कपड़े हैं? दुवान शिनये ने शर्माते हुए पूछा। हालांकि लिन फैंग की सुनने की शक्ति अच्छी थी, फिर भी उसका दिमाग सुन्न था। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और ना पत्थर से और कपड़े निकालकर दुवान शिनये को दे दिए। फिर उसने कहा, मैं महल के अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या है। बोलते बोलते लिन फैंग अचानक मुड़ा और महल के सामने की तेज रोशनी की ओर चल पड़ा। दुवान शिनये थोड़ी शर्माई हुई लग रही थी। वह कुछ देर तक लिन फैंग की पीठ को देखती रही और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी मुस्कान किसी का भी दिल धड़का सकती थी। लिन फैंग ने दुवान शिनये की प्यारी मुस्कान नहीं देखी। वह तब तक चलता रहा जब तक वह महल के अंदर नहीं पहुंच गया। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। महल बेहद विशाल और रोशनी से जगमगा रहा था। लिन फैंग को ये तो नहीं पता था कि इसे बनाने में किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये प्राचीन काल में बने किसी आलीशान महल जैसा लग रहा था। महल के सामने एक मूर्ति थी। यह जमीन पर ध्यानमग्न एक स्थिर आकृति थी। मूर्ति के चारों ओर बैंगनी प्रकाश फैला हुआ था। मूर्ति के बगल में एक सांप कुंडली मारकर बैठा था। कुंडली खोले बिना सिर से पूंछ तक उस सांप की लंबाई संभवतः 60 मीटर थी। वह बहुत विशालकाय था। इसके अलावा लिन फैंग के बाईं ओर एक पत्थर की पटिया थी और उस पर एक शव पड़ा था। वह शव कंकाल बन चुका था। उस कंकाल के बगल में एक किताब पड़ी थी। लिन फैंग कंकाल की ओर बढ़ा और अंदर लिखी हुई किताब देखने के लिए उसे उठा लिया। किताब एक डायरी प्रतीत हो रही थी। मेरा नाम ज़िकियान है, मैं कांगझोऊ का एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। मैं अनजाने में इस अनाम पर्वत पर आ गया और इस स्थान में प्रवेश कर गया। मुझे पता चला कि यह अत्यंत शक्तिशाली साधकों का कब्रिस्तान है। उद्धरण चिन्ह कब्रिस्तान। लिन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये जगह अत्यंत शक्तिशाली साधकों का कब्रिस्तान थी? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उसने उस छोटी सी किताब को पढ़ना जारी रखा जिसमें ज़िकियान ने अपने जीवन की कहानियां लिखी थीं। इस स्थान की खोज जी सरकार के प्रथम पूर्वज ज़िकियान ने की थी। इसके अलावा यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली साधकों का कब्रिस्तान था। यह स्थान इतनी शक्ति से भरा हुआ था कि अन्य साधकों के लिए यह एक वर्जित क्षेत्र था। वह बैंगनी रंग की झील आश्चर्यजनक रूप से मानव रक्त से भरी हुई थी। उसमें रक्त आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य समाहित थी। ये रक्त लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकता था और उन्हें अंदर से ही गला सकता था। ये प्रक्रिया इस प्रकार थी कि रक्त जिस भी शरीर में प्रवेश करता उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता था। झील में मौजूद शक्तिशाली रक्त वंशानुगत भी था। जी सरकार के सभी प्रत्यक्ष वंशजों में बैंगनी आत्मा तो थी, लेकिन वास्तव में वे सभी बहुत कमजोर थे। झील से कुछ बैंगनी रक्त ग्रहण करने के बाद ही वे बहुत शक्तिशाली हो गए। यह एक प्रकार का बपतिस्मा था। उस बपतिस्मा के बाद ही उनकी आत्मा उनके शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाती थी। इससे उनकी स्वाभाविक प्रतिभा का विकास होता था और उनकी साधना में तेजी आती थी। जी सरकार के सदस्यों की आत्मा को भी रक्त आत्मा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन उनके पूर्वजों ने अपनी आत्मा को बैंगनी आत्मा बनाने के लिए केवल बैंगनी झील के रक्त पर ही भरोसा किया था। बैंगनी झील में बपतिस्मा लेने के बाद भी उनकी आत्मा कभी भी उन रक्त आत्माओं जितनी शक्तिशाली नहीं हो सकी जो सीधे विरासत में मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए दुवान शिनये ने अपनी आत्मा अपने पूर्वजों के रक्त से विरासत में पाई थी। दुवान कुल के सभी सदस्यों को रक्त आत्मा विरासत में मिली थी और उन्होंने उससे शक्ति प्राप्त की थी। जी सरकार के सदस्य केवल अपनी शादी के दिन ही बैंगनी झील का बपतिस्मा ले सकते थे। नियम के अनुसार यही एकमात्र समय था जब वे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। यह ज़िकियान की भी पसंद थी। यही एकमात्र तरीका था जिससे इसके लाभों का आनंद लिया जा सकता था। युवावस्था में निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना सबसे अच्छा था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बहुत छोटा होता तो वह दर्द सहन नहीं कर पाता, जबकि वृद्ध लोग समय बर्बाद कर चुके होते और अपनी क्षमता खो चुके होते। जी सरकार के सभी सदस्य बैंगनी झील के बपतिस्मा से गुजरना चाहते थे। हालांकि लिन फैंग और दुवान शिनये दोनों के शरीर ने इसे अस्वीकार कर दिया। दुवान शिनये के शरीर ने इसे इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली रक्त आत्मा थी जिसके बंद द्वारों ने उसके शरीर को बैंगनी तरल को अवशोषित करने से रोक दिया था। लिन फैंग के अनुसार बैंगनी रंग का तरल पदार्थ पूरी तरह से उसकी सर्प आत्मा द्वारा निगल लिया गया था। उसकी सर्प आत्मा ने बैंगनी रक्त की सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया था। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर मूर्ति के नीचे मौजूद विशालकाय सांप को देखा। लिन फैंग कांप रहा था। यह कोई मूर्ति नहीं थी, यह सचमुच का सांप था। बैंगनी रंग की यह झील वास्तव में सांप के खून से बनी थी। कितना बलवान और शक्तिशाली जानवर है। इसका खून पूरी झील भर सकता है और यह खून की शक्ति का उपयोग करता है। इसके अलावा यह इतने वर्षों से वहीं है और इसका खून अभी भी जीवित है। निषिद्ध क्षेत्र के बाहर भीड़ अभी भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। जी सरकार का बुजुर्ग व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन निषिद्ध क्षेत्र की ओर जाने वाला दरवाजा बंद था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। न केवल वह बूढ़ा व्यक्ति बल्कि जी सरकार से जुड़े सभी लोग वहां जमा थे। वे सभी लिन फैंग का इंतजार कर रहे थे। गलियारा शक्तिशाली साधकों से भरा हुआ था। एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और जमीन हिलने लगी। भीड़ अचंभित रह गई। उन्होंने पहाड़ की ओर देखा तो उन्हें कवचधारी घोड़ों पर सवार कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे पूरी गति से सरपट दौड़ रहे थे और बेहद भव्य लग रहे थे। समूह की नेता एक महिला थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसका चेहरा एक महीन घूंघट से ढका हुआ था। हालांकि वे केवल उसकी आकृति ही देख पा रहे थे, फिर भी सभी उस महिला से मोहित थे। एक और बेहद खूबसूरत महिला है। भीड़ में मौजूद लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे सोचने लगे,
उन्हें नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं और क्यों सीधे सी सरकार की ओर आ रहे हैं। उनके घोड़े हिनहिनाए और पूरी ऊर्जा से भरे हुए सभी घोड़े सीधे गलियारे में कूद पड़े। वे राजसी, प्रभावशाली और विस्मयकारी लग रहे थे। वाह, क्या ये लोग रास्ता भटक गए हैं? भीड़ अचंभित रह गई। हैरानी की बात यह थी कि ये लोग सीधे गलियारे में घुस गए थे। सभी लोग समूह का नेतृत्व कर रही महिला की ओर देखने लगे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह कौन है और क्यों आई है। वे वास्तव में उसका चेहरा देखना चाहते थे ताकि पता चल सके कि क्या वह दुवान शिन्ये के समान है, या कम से कम ये जान सके कि घूंघट के पीछे वह कैसी है। लिनफैंग कहाँ है? युवती ने पूछा। भीड़ अचंभित रह गई। वह लिनफैंग की वजह से ही आई थी। एक बार फिर सब कुछ लिनफैंग की वजह से ही हुआ था। लिनफैंग कहाँ है? मेन किंग ने पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। वह महिला बर्फ के पहाड़ की तरह थी, ठंडी और स्थिर। बूढ़ा आदमी धीरे से मुड़ा और घमंडी व्यवहार कर रही युवती को देखा। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लिनफैंग को क्यों ढूंढ रही हो? लिनफैंग कहाँ है? मेन किंग ने फिर पूछा। उसकी आवाज़ अभी भी बहुत ठंडी थी। उसने बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। उस पल वह बस यही जानना चाहती थी कि लिनफैंग कहाँ है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड यूनिट ने भी उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा वातावरण में भर गई है और उसे दबा रही है। बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीनें ऊपर खींच लीं और उसके चेहरे पर निर्मम भाव छा गए। कुछ ही समय पहले लिनफैंग ने उसके परिवार का कत्ल कर दिया था। लिनफैंग ने बूढ़े आदमी की छाती पर क्रॉस का निशान बनाकर उसे अपमानित किया था और उसी समय पागलों का एक और समूह लिनफैंग को ढूंढते हुए आ गया था। बूढ़ा आदमी पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। मैंने लिनफैंग को मार डाला, बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा। किशोरों के एक समूह ने इतनी धृष्टता दिखाई जिससे बूढ़ा क्रोधित हो गया। क्या तुमने उसे मार डाला? मेन किंग ने धड़कते दिल से दोहराया। जी हाँ, मैंने ही उसे मारा। यहाँ मौजूद सभी लोग मुझे उसे मारते हुए देख रहे थे और जयकारे लगा रहे थे, बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मेन किंग चुप रही और फिर अचानक उसकी आंखों में एक घातक चमक दिखाई दी। इन ठंडी और भावहीन आंखों में पहली बार भावनाएं प्रकट हुईं। उसका शरीर ऐसे कांपने और थरथराने लगा मानो उसने अभी अभी कोई भयानक डरावनी कहानी सुनी हो। सेलेस्टियल स्वॉर्ड यूनिट भी चुप रही। वातावरण में एक जबरदस्त गर्जना गूंजी और आकाशीय तलवार इकाई के चारों ओर एक अविश्वसनीय रूप से तेज रोशनी फैल गई। असीम मात्रा में ची ऊर्जा उत्पन्न हुई और एक बवंडर का निर्माण हुआ। उस क्षण पूरी भीड़ को दबाव के कारण घुटन महसूस होने लगी। कितने शक्तिशाली! उस समूह का सबसे कमजोर व्यक्ति भी तीसरे लिंची स्तर पर है। ये लोग किस तरह के हैं? लिनफैंग के बारे में क्या? वह असल में कौन है? जब भीड़ ने उस दमनकारी ऊर्जा को महसूस किया तो उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम सब मर जाओगे। एक बेहद बुलंद और शक्तिशाली आवाज हवा में गूंज उठी। शक्तिशाली ऊर्जा हवा में फैल गई। चीशी की बख्तरबंद घुड़सवार सेना ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। चारों ओर खून ही खून था। चीशी की घुड़सवार सेना भीड़ में घुस गई और पलक झपकते ही पूरा महल खून से लथपथ हो गया। उन्होंने बिना किसी संकोच के सबको मार डाला। भयानक चीखें हवा में गूंज रही थीं। खून लगातार हवा में फैल रहा था। मेन किंग आसमान की ओर देख रही थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। कभी कभी तो उसे खुद भी नहीं पता होता था कि वह क्या सोच रही है। उसे बस इतना पता था कि उसके दिल में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। जीवन के प्रति उसका अनुभव बहुत सीमित था। वह बाहरी दुनिया में बहुत कम समय से थी। वह ब्लैक विंड माउंटेन पर अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी। एक दिन चमकीले चांद की रोशनी में लिनफैंग एक पहाड़ की तलहटी में एक पत्थर पर प्रकट हुआ। फिर उसने उसे अपने साथ लिया और उसे बाहरी दुनिया दिखाए। उस पल लिनफैंग की यादें और विचार उसके मन में उमड़ आए। वह लिनफैंग को गुस्से में, लड़ते हुए, स्वाभाविक और बेफिक्र अंदाज में और साथ ही मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए भी देख सकती थी। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद लुढ़क कर जमीन पर गिर गई। उसके मन में बस लिनफैंग का ही ख्याल था। मेन किंग आमतौर पर अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करती थी, लेकिन उस पल वह रो रही थी। उसके दिल में असहनीय दर्द हो रहा था। उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने चीशी सैनिकों को जी सरकार के सदस्यों को मारते हुए देखा। उसके चेहरे के भाव एकदम ठंडे पड़ गए। जैसे ही वह हवा में उछला, उसके शरीर से बैंगनी रंग की ऊर्जा निकली। हालांकि जिस क्षण उसने हमला करने की कोशिश की, उसी क्षण एक अत्यंत चुभने वाली ठंड ने उसके शरीर को घेर लिया और उसे रोक दिया। वह ठंड उसकी हड्डियों तक को भेद रही थी। न सिर्फ उस बूढ़े आदमी को, बल्कि हर किसी को वह असहनीय ठंड महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया जमने वाली हो। हवा में छाई धुंध धीरे धीरे घनी हो गई और आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। वातावरण बेहद ठंडा था। कितना ठंडा! भीड़ सिर से पैर तक कांप रही थी। तुरंत बाद उन्होंने उस युवती की ओर देखा जिसके कपड़े बर्फ की तरह सफेद थे। उस क्षण मेन किंग सचमुच एक हिमशर की तरह थी। वह अपने दिल समेत सब कुछ जमा देना चाहती थी। मरना, उद्धरण चिन्ह। मेन किंग की आवाज धीमी थी, फिर भी वह पूरे वातावरण में गूंज उठी। फिर अचानक हवा में एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। यह मेन किंग को चारों ओर से घेर रहा था और उसके सफेद कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसी क्षण उसके चेहरे पर पड़ा महीन घूंघट हवा में उड़ गया। वह दूर तक उड़ गया और उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि लोग उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे। वह बेहद खूबसूरत थी। वह सुंदरता की साक्षात मूर्ति थी। उन सभी का मानना था कि दुवानशिन ये बेहद खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उसी क्षण सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। वह किसी दिव्य प्राणी जैसी लग रही थी। वह किसी बर्फ की देवी जैसी लग रही थी। उसने अपने आसपास के लोगों को तुच्छ महसूस कराया। दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत प्राणी था जो बाकी सभी मनुष्यों के लिए एक आपदा साबित हुआ। जब ज़ीलिंग और उसकी बहन ने मेन किंग को देखा तो उन्हें बेहद हीन भावना का अनुभव हुआ। खासकर ज़ी को, उसे लगा कि वह बिल्कुल बेकार है। वह लिनफैंग को ढूंढने आए हैं। उनके रिश्ते की प्रकृति क्या है? ज़ीलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। दुवानशिन ये पहले से ही बेहद खूबसूरत थी और लिनफैंग से प्यार करती थी। अब एक और बेहद खूबसूरत महिला प्रकट हुई थी और लिनफैंग को ढूंढ रही थी। मेन किंग अपने घोड़े से उछलकर हवा में चली गई और पलक झपकते ही बूढ़े आदमी के सामने आ गिरी। बूढ़ा व्यक्ति मेन किंग की सुंदरता से चकित था, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यचकित वह उसकी ताकत थी।
उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर जम जाएगा और उसकी आत्मा भी जम सकती है। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने इन युवा साधकों को कमाका और कहा कि उसने लिन फैंग को मार डाला। उसने बैंगनी रंग की शुद्ध ऊर्जा छोड़ी और पागलों की तरह चिल्लाया। वह अपनी पूरी ताकत से हमला करना चाहता था। जमा हुआ दिल, मेन किंग ने धीमी आवाज में कहा। उसने एक उंगली उठाई। बूढ़ा आदमी अचंभित हो गया और सिर से पैर तक कांपने लगा। उसके मुंह से तुरंत खून निकल आया। एक ही हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया था। जब भीड़ ने ये देखा तो वे सब स्तब्ध रह गए और उनके मन में निराशा छा गई। वे सब खाली निगाहों से मेन किंग को घूर रहे थे। मेन किंग न केवल बेहद खूबसूरत थी बल्कि उसकी शक्ति भी लिन फैंग से कहीं अधिक भयानक थी। मेन किंग ने बेहद ठंडी बर्फीली ऊर्जा छोड़ी। ये बर्फीली ऊर्जा उसके शरीर की गहराई से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अनंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। उस बूढ़े व्यक्ति की बैंगनी रंग की शुद्ध ऊर्जा जम गई। तुरंत बाद उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा भी जम गई। फिर ठंडक तुरंत उसके शरीर में समा गई। वह सिर से पैर तक पूरी तरह जम गया था। उसका शरीर बर्फ की एक परत से ढक गया था। वह बर्फ में दब गया था। फिर उसके कोमल हाथ ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। धमाका! बूढ़े व्यक्ति का शरीर हवा में उड़ता हुआ महल की दीवार से जा टकराया। उसके शरीर को ढकने वाली बर्फ चूर चूर हो गई। उसके बाद उसके मुंह से भारी मात्रा में खून बहने लगा। उसकी आंखों में उदासी और अपमान का भाव था। बूढ़े ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई होगी, खासकर एक युवती के हाथों। बूढ़े व्यक्ति ने नीचे मौजूद भीड़ की ओर देखा। चीशी की सेना जी सरकार के लोगों का नरसंहार कर रही थी। ये पूरी तरह से एक तरफा नरसंहार था। जी सरकार पराजित हो गई है। यह एक करारी हार है। बूढ़ा व्यक्ति हताश और निराश महसूस कर रहा था। उसके एक झूठ बोलने और युवाओं के एक छोटे समूह को कमाने के कारण ही जी सरकार का पतन हो रहा था और उसके लोगों का नरसंहार हो रहा था। उस बूढ़े आदमी का स्वाभिमान चूर चूर हो रहा था। धमाका! बर्फ का एक मुट्ठी भर टुकड़ा उसके शरीर पर जा गिरा। मेन किंग के शरीर के चारों ओर घातक बर्फीली ऊर्जा से भरी बर्फ की डंडियां तैर रही थीं। अगर वे बूढ़े आदमी के शरीर पर गिरती तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। वह बूढ़ा व्यक्ति हवा के झोंके से उड़कर एक बार फिर महल की दीवार से जा टकराया। वह बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से हताश दिख रहा था। वह मरा नहीं है। लिन फैंग मरा नहीं है। वह निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। ये सुनकर मेन किंग का शरीर कांपना बंद हो गया। तुरंत बाद उसने गलियारे में मौजूद भीड़ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बोलो। वह एक शब्द भीड़ के लिए स्पष्ट था और वही उनकी एकमात्र मुक्ति थी। अगर वे सच नहीं बोलते तो उन सभी का नरसंहार कर दिया जाता। वह मरा नहीं है। वह तो निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। सभी लोग बारी बारी से चिल्लाने लगे, बूढ़े आदमी की बात से सहमत होते हुए। दिल टूट चुकी मेन किंग को अचानक राहत महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली। क्या अब आप मुझे छोड़ सकती हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मेन किंग से विनती करते हुए पूछा। वह इस युवती से बहुत डरा हुआ था। बहुत देर हो चुकी है, मेन किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। ठंडी ऊर्जा ने बूढ़े आदमी के शरीर को घेर लिया। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। मेन किंग की आकृति गायब हो गई और उसकी मुट्ठी तुरंत बूढ़े आदमी के शरीर पर जा गिरी। इससे असीम मात्रा में ठंडी ऊर्जा निकली। इसमें जीवन सहित सब कुछ जमा देने की शक्ति थी। बूढ़े व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से जम गया था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके तुरंत बाद वह चुपचाप और सांसेहीन होकर हवा से नीचे गिर गया। जी सरकार के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो जुबान क्यू स्तर के एक शक्तिशाली साधक थे की हत्या कर दी गई थी। इसी बीच गलियारे के अंदर की लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। गलियारे के अंदर जमा हुए जी सरकार के सदस्य पूरी तरह से मारे गए थे। भीड़ खाली निगाहों से दूर तक टकटकी लगाए बैठी थी और खामोश थी। जी सरकार का पूरे क्षेत्र में दबदबा था और एक ही दिन में उसका सफाया हो गया, क्योंकि उन्होंने लिन फैंग को अपना दुश्मन बना लिया था। मेन किंग जमीन पर वापस उतरी। उनका रूप रंग प्रभावशाली और दबंग था। उनके शरीर के चारों ओर ठंडी ऊर्जा व्याप्त थी। वह ठंडी ऊर्जा एक चमकदार आभा में परिवर्तित हो गई। मेन किंग का शरीर बर्फ की एक परत से ढका हुआ था। उनके पास मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे पास रहने पर जम जाएंगे, इसलिए वे सभी पीछे हट गए। यहाँ तक कि चीशी की सेना भी पीछे हट रही थी। वह कितनी निर्मम है, उसे देखकर कई लोगों ने यही सोचा। केवल लिन फैंग ही मेन किंग जैसे निर्मम हृदय में भी भावनाएं जगा सकती थी। मेन किंग मूर्ति के सामने आकर ठंडे स्वर में बोली, क्या यह निषिद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार है? सचमुच यह जी सरकार के निषिद्ध क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। भीड़ में से कुछ लोगों ने सिर हिलाते हुए कहा। किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे मेन किंग और अन्य लोगों को नाराज करने से डरते थे। अगर वे फिर से क्रोधित हो गए तो बाकी भीड़ का भी वही हाल होगा जो जी सरकार के लोगों का हुआ था। मेन किंग बेहद ताकतवर थी। उसने आसानी से उस बूढ़े आदमी को मार डाला, इसलिए वह उन्हें और भी आसानी से मार सकती थी। मेन किंग निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर देख रही थी। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसने अपनी हथेली पर कुछ ठंडी ऊर्जा एकत्रित की और तुरंत आगे बढ़कर उन्मादपूर्वक अपनी हथेली से दरवाजे पर प्रहार किया। बूम बूम बूम। धरती लगातार कांप रही थी और उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। प्रतिबंधित क्षेत्र का दरवाजा अभी भी बंद था। मूर्ति भी बिल्कुल नहीं हिली थी। बूम बूम बूम। मेन किंग लगातार निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। उसका चेहरा पहले की तरह ही निर्मम लग रहा था। उसके चेहरे के भावों में जरा भी बदलाव नहीं आया था। अंततः कई बार कोशिश करने के बाद मेन किंग ने हार मान ली। वह मुड़ी और भीड़ से पूछा, मैं वह दरवाजा कैसे खोलूं? इसके लिए जी सरकार के प्रत्यक्ष वंशज का खून चाहिए। मूर्ति के छेद में थोड़ा खून डालना होगा, तब वह खुलेगी, लेकिन अब तो जी सरकार पहले ही। भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा। तुरंत बाद उस व्यक्ति ने जमीन पर पड़े शवों को देखा। जी सरकार के सभी प्रत्यक्ष वंशज मारे जा चुके थे। एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचा था। खून। मेन किंग उदास दिख रही थी। उसने बूढ़े आदमी को देखा, हाथ हिलाया और बर्फ बूढ़े आदमी के शव में समा गई। शव से जमा हुआ खून बाहर निकल आया। मेन किंग ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया और जमा हुआ खून मूर्ति के छेद में चला गया। खून पलक झपकते ही पिघल गया, लेकिन पहले की तरह कुछ नहीं हुआ। मेन किंग सोच में डूबी हुई लग रही थी। उसने अभी बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा। उस व्यक्ति को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर एकदम अकड़ गया है।
वह खूबसूरत स्त्री जो किसी दिव्य प्राणी जैसी दिखती थी, अपनी एक नज़र से ही लोगों को स्तब्ध कर सकती थी। उन जैसे आम लोग उसे छू भी नहीं सकते थे, बस दूर से ही उसे निहार सकते थे। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें और देखें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। अली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीदें। अली एक्सप्रेस ऐप खोलें। शायद दरवाज़ा अपने आप दोबारा नहीं खुलेगा, वरना लिन फैंग के अंदर जाने के बाद जी सरकार के बड़े चाचा उसका पीछा करते हुए अंदर चले जाते, बाहर इंतजार नहीं करते। भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने समझाया और आगे कहा, इसके अलावा जी सरकार के सभी लोग पहले प्रतिबंधित क्षेत्र में गए थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वे बिना किसी बाहरी सहायता के वापस आ गए, शायद वे अंदर से ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। जी सरकार के लोग अंदर कितने समय तक रहे? मेन किंग ने पूछा। जब उसने सुना कि पहले अंदर गए लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो उसे अचानक और भी राहत मिली। लिन फैंग को कुछ नहीं होगा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है, कुछ लोगों ने महीनों में, कुछ ने सालों में ये काम किया है। महीने, साल, मेन किंग ने फुसफुसाते हुए कहा। वह मुनी और चीशी सैनिकों से बोली, अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते तो आप जा सकते हैं। वे सभी मौन और स्थिर खड़े रहे, उनमें से कोई भी एक इंच भी नहीं हिला। वे मूर्तियों की तरह लग रहे थे। बाकी भीड़ एक बार फिर अचंभित रह गई। आखिर लिन फैंग आखिर था कौन कि इतने सारे लोग बिना शिकायत किए महीनों और शायद सालों तक उसका इंतजार करने को तैयार थे। निषिद्ध क्षेत्र के बीचों बीच लिन फैंग को बाहर क्या हो रहा था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह मूर्ति को देखते हुए बिना हिले डुले खड़ा था। लिन फैंग को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि वह मूर्ति सांप की तरह वास्तव में एक शरीर थी। वह व्यक्ति मर चुका था, वह सांस नहीं ले रहा था और उसका शरीर सड़ा नहीं था, इसलिए वह सिर्फ एक मूर्ति जैसा दिख रहा था। दुवानशिन ये लिन फैंग के पीछे खड़ी थी और उस व्यक्ति को देख रही थी जो महल पर राज करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसी क्षण दुवानशिन ये और लिन फैंग का ध्यान एक दूसरी दुनिया में चला गया। आकाश में ऊंचाई पर एक विशालकाय आकृति एक भयंकर जानवर पर सवार थी। वह जानवर 100 मीटर लंबा बैंगनी रंग का अजगर था। वह बैंगनी ऊर्जा उगल रहा था और उसकी सांसों से बादल छट रहे थे। वह अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। आकाश में बिजली की एक अंतहीन आंधी चल रही थी। ये बिजली बैंगनी रंग की थी और इसमें घातक ऊर्जा समाहित थी। बैंगनी प्रकाश उस व्यक्ति और अजगर के शरीर के चारों ओर घूम रहा था। वह व्यक्ति किसी दिव्य प्राणी की तरह दिखता था और अत्यंत भव्य था। वह बादलों में विचरण कर रहा था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली साधक था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पैरों तले पूरी दुनिया पर राज कर रहा हो। उसने कोई अनावश्यक शब्द नहीं बोले, वह बस बादलों में नहा रहा था। जब लिन फैंग को अपने मन में चल रही बातों का एहसास हुआ तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा मानो कुछ क्षण पहले मूर्ति जैसे दिखने वाले उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और उनके मन में प्रवेश करके उन्हें ये चित्र दिखाए। वह वाकई एक बहुत ही कुशल साधक था। उस समय लिन फैंग को कुशल साधक नहीं माना जाता था। साधना के मार्ग पर उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। उसी क्षण आकाश में स्थित शक्तिशाली साधक मुड़ गया। लिन फैंग का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा लगा मानो 2 आंखें उसकी आत्मा को भेद रही हों। आखिरकार मैं हमेशा से किसी के अपने जीवन में आने का इंतजार कर रहा था, एक दमदार आवाज ने कहा। लिन फैंग का दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार कोई तो था। वह अभी भी होश में था, मरा नहीं था। इतना अजीब व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा हमारे संसार की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। शरीर और मांसपेशियां भले ही मर जाएं, आत्मा बनी रहती है। भले ही मेरा शरीर बहुत पहले मर गया हो, मेरी आत्मा बनी रही क्योंकि मैं अत्यंत शक्तिशाली था। मेरी चेतना इतने समय से जीवित है, लेकिन केवल आज तक। इसके बाद मैं लुप्त हो जाऊंगा। शरीर और हड्डियां मर गईं, लेकिन आत्मा नहीं मरी। लिन फैंग आश्चर्यचकित था और सोच रहा था कि इस व्यक्ति का साधना स्तर क्या है। इसके अलावा उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे वह एक अकेला नायक हो जिसका गौरवशाली दिन अब कभी नहीं लौटेंगे। मानो वह हमेशा के लिए लुप्त हो जाने के लिए अभिशप्त हो। जब ज़िकियान पहली बार यहाँ आया था, तब से मैंने उसकी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए एक नियम बनाया था। केवल प्रेम में डूबे लोग ही मेरे पास आ सकते हैं और मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ज़िकियान ने हमेशा इस नियम का पालन किया और विवाहित जोड़ों को भी मेरे पास आने दिया। लेकिन आज मुझे नहीं पता क्यों आप जी सरकार के वंशज नहीं हैं। शायद आपका मुझसे मिलना संयोग था। आप उस समय आए जब मेरी आत्मा की शक्ति लगभग समाप्त होने वाली थी। इसके अलावा आप दोनों में रक्त आत्मा की शक्ति है। नौजवान, आप सचमुच प्रतिभाशाली हैं। ये शब्द लिन फैंग और दुआनशिन ये के मन में गूंज उठे। लिन फैंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या उन दोनों के पास रक्त आत्मा की शक्ति थी? दुआनशिन ये के पास रक्त आत्मा थी। लिन फैंग को यह बात स्पष्ट रूप से पता थी। लेकिन क्या लिन फैंग के पास भी रक्त आत्मा की शक्ति थी? मेरी सर्प आत्मा। लिन फैंग कांप रहा था। शायद वह आत्मा जिसके कारण सब उसे निकम्मा कहते थे, वास्तव में रक्त आत्मा थी। लेकिन लिन फैंग के पिता के पास रक्त आत्मा नहीं थी। पूरे लिनकुल में भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके पास सर्प आत्मा हो। इसका केवल एक ही कारण हो सकता था, लिन फैंग ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। निश्चित रूप से वही आत्मा उनके पास थी। छोटी बच्ची, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तुम मुझसे कमजोर हो, मैं तुम्हें थोड़ी और शक्ति दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसे समझना होगा। अगर तुम मान जाओ तो बस सिर हिला दो, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। आवाज़ ने दुवानशिन ये से कहा। लिन फैंग को नहीं पता था कि दुवानशिन ये की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, उसने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें अपना कुछ ज्ञान भी दूंगा। इसे समझने की पूरी कोशिश करो। जब उसकी बात समाप्त हुई तो दुवानशिन ये ने अपने शरीर में तीव्र कंपन महसूस किया। उसके मस्तिष्क में मौजूद छवियां गायब हो गईं। एक अविश्वसनीय शक्ति उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई जिससे वह बेहोश हो गई। उस शक्तिशाली साधक ने लिन फैंग की ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। पिछली बार जब जी सरकार का कोई वंशज यहाँ आया था तो मैंने उससे कहा था कि वह मुझे एक साथ जितने हो सके उतने लोग भेजे, क्योंकि यह मेरा आखिरी मौका होगा। मैं किसी सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलना चाहता था और उसे अपनी सारी संपत्ति अर्पित करना चाहता था। भले ही यहाँ ज़्यादा लोग न हो, लेकिन तुम ही काफ़ी हो। भले ही तुम्हारा साधना स्तर कम हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। तुम अपने समान साधना स्तर वाले लोगों से कहीं अधिक बलवान हो।
तुम्हें चुनना सबसे उपयुक्त रहेगा। लिनफेंग केवल 17 वर्ष का था और उसने पहले ही लिंगची की 8वीं परत को पार कर लिया था, लेकिन उस व्यक्ति की दृष्टि में लिनफेंग का साधना स्तर कम था। विशाल और असीम महाद्वीप में कई साधना प्रतिभाएं थीं। जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया वह लिनफेंग की आत्मा थी। मेरी आत्मा की शक्ति, लिनफेंग ने सोचा। लिनफेंग के लिए आत्मा एक अमूर्त अवधारणा थी जो अथाह थी। लिनफेंग ऐसी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ था क्योंकि उसका साधना स्तर बहुत कम था। शायद आपको अभी भी आत्मा का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया है। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। वास्तव में साधक की आत्मा उसकी मूल भावना का ही एक हिस्सा होती है। जिनकी आत्मा शक्तिशाली होती है वे अपनी आत्मा को और भी बलवान बनाकर कहीं अधिक शक्तिशाली आक्रमण कर सकते हैं। जब कोई साधक साधना करता है और बलवान बनता है तो उसकी आत्मा भी बलवान हो जाती है। इस प्रकार उसका भाव भी बलवान हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक साधक जिसके पास तलवार का भाव है, जब वह कमजोर अवस्था में होता है तो उसका तलवार भाव उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। यह उसे केवल दूसरों की तुलना में तलवार चलाने की कला को थोड़ा बेहतर समझने में सक्षम बनाता है, लेकिन क्योंकि उसकी साधना का स्तर कम है इसलिए उसकी आत्मा भी कमजोर होती है और उसे कोई विशेष तलवार चलाने की क्षमता नहीं देती। ऐसी स्थिति में उस साधक को तलवार का उस्ताद नहीं कहा जा सकता। एक बलवान और सच्चा तलवार उस्ताद तलवार की आवश्यकता नहीं रखता, उसका भाव ही उसकी तलवार होता है। इसके अलावा वे अपने भाव में निहित तलवार का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जितना अधिक वे इसका उपयोग करते हैं उतना ही वे तलवार के रहस्यों को समझते हैं और यह और भी तेज होती जाती है। उस कुशल साधक को पता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह लिनफेंग को साधना के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझा रहा था ताकि उसे समझने में मदद मिल सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोहरी आत्मा होती है। कई लोग ऐसे लोगों को प्रतिभाशाली मानते हैं, लेकिन वास्तव में अगर उनकी दोनों आत्माएं साधारण हो तो उनका कोई खास उपयोग नहीं होता, वे साधारण नहीं होती। ऐसे लोग तो उस व्यक्ति से भी कमजोर होते हैं जिसमें केवल एक ही अत्यंत शक्तिशाली आत्मा होती है। हालांकि दोहरी आत्मा वाले लोगों को आमतौर पर प्रतिभाशाली माना जाता है क्योंकि उन्हें एक शक्तिशाली आत्मा प्राप्त होती है। दोहरी आत्माओं को धारण करने के लिए उनकी आत्मा का बहुत मजबूत होना आवश्यक है, अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत। उनकी दोहरी आत्माओं की शक्ति उनकी समझने की क्षमता को भी बढ़ाती है। उनके लिए अथाह समस्याओं को हल करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा अनगिनत अन्य लाभ भी हैं। संक्षेप में आपको ये समझना होगा कि आत्मा ही आपके भविष्य को आकार देती है। शक्तिशाली आत्मा वाला व्यक्ति अपने समान साधना स्तर वाले लोगों को आसानी से मार सकता है। उदाहरण के लिए, मैंने जी सरकार के सदस्यों को एक कौशल दिया है, बैंगनी विनाश। ये कौशल उनकी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके आत्मा को नियंत्रित करता है, जिससे वे ची ऊर्जा को नियंत्रित और आकार दे सकते हैं। ऐसे हमले को रोकना बहुत मुश्किल है। तो बात कुछ ऐसी है। बैंगनी रंग की विनाशकारी क्षमता ने उनकी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। जी यंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसने लिंगची की 9वीं परत को पार कर लिया था, जो लिनफेंग से केवल एक परत ऊपर थी। अगर जी यंग ऐसा कर सकता था तो लिनफेंग भी कर सकता था। आखिर उस शक्तिशाली साधक ने कहा था कि उसने लिनफेंग की आत्मा को अत्यंत शक्तिशाली देखा है। उसने ये भी कहा था कि लिनफेंग अपने समान साधना स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। उस क्षण लिनफेंग के दिमाग में जो छवि थी वह झिलमिला उठी। ऐसा लगा जैसे वह कमजोर हो गई हो, लेकिन पलक झपकते ही सामान्य हो गई। लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, शक्तिशाली साधक ने निराशा भरे स्वर में कहा। उसने तुरंत लिनफेंग से कहा, मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक मजबूत और शक्तिशाली आत्मा ही तुम्हारी साधना की गति बढ़ाती है। ये तुम्हें अपनी क्षमताओं और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा ये युद्ध के दौरान बाहरी शक्तियों को नियंत्रित करने में भी तुम्हारी मदद करती है। साथ ही एक शक्तिशाली आत्मा तुम्हें शक्तिशाली हथियारों और गहन औषधियों पर नियंत्रण पाने में भी मदद करती है। उस शक्तिशाली साधक ने लिनफेंग को उन अनेक लाभों के बारे में बताया जिससे लिनफेंग थोड़ा घबरा गया। ये सभी वे महान चीजें थीं जो अत्यंत शक्तिशाली साधक कर सकते थे। कृपया मुझसे कुछ स्वीकार कीजिए। मैं आपको अपनी कुछ यादें भेंट करना चाहता हूँ। मैंने इन यादों को 3 भागों में बांटा है, इससे इन्हें समझना आसान हो जाता है। पहले भाग में मेरी महान उपलब्धियां और साथ ही वे मार्शल आर्ट और फुर्तीली तकनीकें शामिल हैं जो मेरे लिए उपयोगी साबित हुई। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ ही लुप्त हो जाएं, इसलिए मैं इन्हें आपको दे रहा हूँ। कम से कम कोई ये तो नहीं कह पाएगा कि मैंने लालच भरा जीवन जिया। मेरी यादों का दूसरा हिस्सा ऊर्जा, गोलियों और हथियारों के बारे में है। ये सब आपके लिए भी हैं। मेरी यादों का तीसरा हिस्सा सबसे सरल है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी। यह आत्मा साधना की कला के बारे में है। ये वह कला है जिसे मैंने जानबूझकर हासिल किया है, जिसने मुझे आज का इंसान बनाया है। आत्मा साधना की कला एक दिव्य कला है। इसने मुझे अपने अभ्यास को बेहतर बनाने और एक शक्तिशाली आत्मा प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। यह मेरी आत्मा की शक्ति ही है जिसने मुझे अब तक इतने लंबे समय तक सचेत रहने में सक्षम बनाया है। इसके अलावा मैंने अपनी आत्मा साधना कभी किसी को नहीं दी है। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। उस व्यक्ति की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई। जब उसने अपना आखिरी शब्द कहा तो दुनिया का भ्रम टूट गया। तुरंत बाद 3 प्रकाश प्रकट हुए और उन यादों को लिनफेंग के शरीर, मन और आत्मा में समाहित कर दिया। धमाका। लिनफेंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था, मानो हड्डियां चूर चूर हो गई हों। पल भर में उसे पसीना आने लगा। ये सारी यादें उसके शरीर और आत्मा में समा गई थी। भला दर्द न होना कैसे संभव था? लिनफेंग को ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ घूम रहा हो। सारी यादें उसके दिमाग में उमड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा। हालांकि उस शक्तिशाली साधक ने लिनफेंग के दिमाग में यादों के 3 अलग अलग समूह प्रेषित किए थे, फिर भी वे बेहद शक्तिशाली थे और उनमें बहुत सारी जानकारी समाहित थी। लिनफेंग को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा और उसके तुरंत बाद दुवानशिन ये की तरह वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। दोनों जमीन पर पड़े रहे और उन्हें समय का पता ही नहीं चला। डॉट 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 डॉट। निषिद्ध क्षेत्र के बाहर भीड़ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। मेन किंग द्वारा जी सरकार का सफाया किए हुए एक दिन बीत चुका था। मेन किंग हमेशा निषिद्ध क्षेत्र के द्वार के सामने खड़ी रहती थी। उसके वस्त्र बर्फीले सफेद थे और हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसका शरीर बर्फ की देवी की तरह स्थिर था।
जिन लोगों ने कांसे के मुखौटे पहन रखे थे उनमें से कोई भी हिला नहीं था। वे भीड़ के आगे शांति से पालती मारकर बैठे थे। भीड़ अभी भी वहीं थी। उनमें से कुछ जाना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं और वे यह नहीं जानते थे कि वे क्यों रुके हुए हैं, डर के मारे या जिज्ञासावश। पूरी भीड़ शांति से उस स्थिर आकृति को देख रही थी जो किसी सुंदर मूर्ति जैसी लग रही थी। अब फ्यूचर विज्ञापन। वे भी बहुत उत्सुक हो गए थे और लिन फैंग के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि वह वास्तव में कौन था। वे मेन किंग के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। मेन किंग के शरीर पर बर्फ की एक मोटी परत जमी हुई थी। कतई ठंड थी। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ फैलकर सब कुछ जमा देना चाहती हो, लेकिन मेन किंग उसे नियंत्रित कर रही थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर रही थी। बर्फ सफ़ेद धुंध जैसी थी। उस धुंध की थोड़ी सी मात्रा भी किसी पूरे व्यक्ति को जमा देने के लिए काफ़ी थी। किसी को नहीं पता था कि यह क्या था और न ही किसी को यह पता था कि उस समय मेन किंग का शरीर उस असहनीय ठंड से क्षतिग्रस्त हो रहा था। वह बर्फीली ऊर्जा को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। जब वज़ी सरकार पहुंची और उस बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने लिन फैंग को मार डाला है, तो उसके शरीर के भीतर अविश्वसनीय मात्रा में बर्फीली ऊर्जा सड़क चीख संघनित हो गई। यह ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर फैली ऊर्जा के समान थी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेन किंग सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि अपने शरीर में संघनित बर्फीली ऊर्जा को नियंत्रित करना भी। उसके मन में बस एक ही बात थी, बर्फीली ऊर्जा का उपयोग करके हत्या करना। हालांकि उसके शरीर से फूट पड़ी उस ठंडी ऊर्जा के परिणाम भुगतने पड़े। वह उसे नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई। वह चुपचाप पीड़ा सहती रही ताकि कोई इसके बारे में न जान सके। निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद लिन फैंग जाग उठी। दुवान शिनये भी जाग उठी। उस क्षण उन दोनों के मन में कई नई यादें उभर आईं। दुवान शिनये को एक तलवारबाजी का कौशल याद आया, एक बेहद खूबसूरत तलवारबाजी का कौशल। वह तलवारबाजी का कौशल महिलाओं के लिए था। उसके पास एक फुर्तीली तकनीक भी थी। लिन फैंग के पास ढेर सारी नई यादें थीं। उसका दिमाग तीनों श्रेणियों की यादों से भरा हुआ था। इन यादों में बहुत सारी जानकारी समाहित थी और लिन फैंग अभी भी उस सारी जानकारी को आत्मसात कर रहा था। सौभाग्यवश जब उस शक्तिशाली साधक ने ये यादें लिन फैंग को भेजी तो उसने उन्हें पहले ही 3 श्रेणियों में व्यवस्थित कर दिया था, जिससे लिन फैंग के मन में ये अव्यवस्थित नहीं हुई। वह ऐसा सहन नहीं कर पाता। सब कुछ स्पष्ट और व्यवस्थित था। कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद लिन फैंग आखिरकार इन सभी यादों को आत्मसात करने में सक्षम हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और शांत महसूस किया। आत्मा का विकास करना, लिन फैंग ने मन ही मन कहा। यह अभ्यास करने और अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का एक तरीका था और इसके अलावा यह एक शक्तिशाली आत्मा विकसित करने में भी सहायक था। इस साधना तकनीक को अतिरिक्त आत्माएं कहा जाता था। इसमें साधक अपनी पूरी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता था, जिन्हें अतिरिक्त आत्माएं कहा जाता था, जिससे अभ्यास करना बहुत आसान हो जाता था। एक साधक एक अतिरिक्त आत्मा विकसित कर सकता था जिससे उसकी अन्य सभी आत्माएं भी मजबूत हो जाती थीं। इस तरह वह अपने प्रशिक्षण को काफी उन्नत कर सकता था। जब अतिरिक्त आत्माएं पुनः संघनित होकर एक संपूर्ण आत्मा बन जाती हैं तो वे साधक को अथाह शक्ति प्रदान करती हैं। इसके अलावा भले ही आत्मा अनेक अतिरिक्त आत्माओं में विभाजित हो जाए, साधक उनमें से जितनी चाहे उतनी का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि उसके पास 10 लाख अतिरिक्त आत्माएं हों तो वह उन सभी का एक साथ उपयोग कर सकता है। ये कितना भयानक होगा। अपनी आत्मा को तोड़कर अतिरिक्त आत्मा बनाना अत्यंत पीड़ादायक था। अतिरिक्त आत्मा की कला अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ अत्यंत क्रूर भी थी। यही कारण था कि कोई भी इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता था। अतिरिक्त आत्माओं की साधना विधि ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने लिन फैंग के दिल को प्रभावित किया, बल्कि अन्य सभी यादों ने भी लिन फैंग के दिल की धड़कन तेज कर दी। उसके पास उस शक्तिशाली साधक की सारी यादें थीं और वह जानता था कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। जुनची स्तर, वह तियानची स्तर से ऊपर था। वह एक मुट्ठी से पहाड़ को चूर चूर कर सकता था, एक तलवार से नदी या झील को काट सकता था। लिन फैंग अंततः विभिन्न साधना स्तरों द्वारा प्रदत्त संभावनाओं को समझ सका। जुवान की हुई परत लिंग की हुई परत की तरह 9 परतों में विभाजित थी। जुवान की हुई परत के बाद तियान की हुई परत थी। तियानची स्तर के बाद जुनची स्तर आता था और जुनची स्तर के साधक साधना जगत में वरिष्ठ माने जाते थे। लिन फैंग बड़ी मुश्किल से जुवानची स्तर के साधक को हरा पाता था। यह पहले से ही बहुत कठिन था। लिन फैंग कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह जुनची स्तर से कितना दूर था। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर बेजान लाश को देखा। उसने आह भरी। उसके सामने जुनची स्तर का एक साधक था, लिंगची स्तर का एक नन्हा साधक। लिन फैंग तो अभी कुछ भी नहीं था। जुनची स्तर का एक साधक उसे अपनी सांसों से ही मार सकता था। जुवानची स्तर के साधक जुए युए और मुयुए में पहले से ही बहुत शक्तिशाली साधकों के रूप में माने जाते थे। तियानची स्तर के बारे में लिन फैंग ने कभी कुछ नहीं सुना था। उसे यह भी नहीं पता था कि जुए युए या मुयुए में तियानची स्तर के साधक हैं या नहीं। जुनक्यू स्तर के साधकों की बात करें तो लिन फैंग को पूरा यकीन था कि ऐसा साधक हाथ के एक इशारे से पूरे देश को तबाह कर सकता है। जुयू के पास निश्चित रूप से ऐसे साधक नहीं थे। जुनची स्तर के साधक अपने रक्त से शक्ति निकालकर उसे अपनी संतानों में स्थानांतरित कर सकते थे। वे रक्त आत्माओं का निर्माण कर उन्हें अपने वंशजों को सौंप सकते थे। रक्त आत्माओं की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सभी जानते थे। इसके अलावा उस समय लिन फैंग ने एक महान साधक को देखा था और उनसे असीम ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें उनकी महान स्मृतियां, एक देवतुल्य साधक की स्मृतियां प्राप्त हुई थीं। वह विशालकाय सांप आश्चर्यजनक रूप से जुन स्तर का अजगर था। लिन फैंग अजगर को देख रहा था। अगर वह दुनिया में होता तो एक ही सांस में पूरे देश को नष्ट कर सकता था। इसका रक्त एक झील में बदल गया था जिसने सैकड़ों वर्षों तक अपनी शक्ति कभी नहीं खोई। इसके अलावा रक्त ने अपनी जीवन शक्ति बनाए रखी और शरीर में प्रवेश कर सकता था, जिससे लोगों को रक्त आत्मा की शक्ति प्राप्त होती थी। दुर्भाग्यवश बैंगनी झील पूरी तरह से लिन फैंग द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। पूर्वज, मुझे आपकी विरासत प्राप्त हुई है और आपकी यादें विरासत में मिली हैं। पूर्वज, अब आप मेरे गुरु हैं। लिन फैंग ने शक्तिशाली साधक के अवशेषों को देखा और अचानक उनके सामने घुटने टेक दिए। लिन फैंग का हृदय श्रद्धा और सम्मान से भर गया। उन्होंने प्रणाम किया, जो गुरु शिष्य के बंधन को स्थापित करता है। उसने अपनी यादों को 3 भागों में विभाजित करके लिन फैंग को भेज दिया था। वह लिन फैंग की आज्ञाकारिता और सम्मान का पात्र था। यदि वह शक्तिशाली साधक जीवित होता तो लिन फैंग उसे अपना गुरु बनाना चाहता।
ऐसे गहन गुरु के साथ लिन फैंग एक नायक बनकर जू यू लौट सकता था। जब दुवान शिनये ने लिन फैंग को देखा तो वह उसके पास आकर मूर्ति के सामने आदरपूर्वक प्रणाम करने लगी। उस शक्तिशाली साधक ने उसे भी अपने विचार, अत्यंत शक्तिशाली तलवारबाजी कौशल और फुर्तीली तकनीकें प्रदान की थीं। वह उसका गुरु भी बन गया था। पूर्वज जी, आपने मुझे जो यादें सौंपी हैं उनका पहला भाग मैं हमेशा याद रखूंगा। अगर कभी मुझे आपके कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला तो मैं उन्हें आपके साथ हुई घटना के बारे में बताऊंगा, लिन फैंग ने कहा। उस शक्तिशाली साधक की यादों के पहले भाग में उसका पूरा जीवन समाहित था और लिन फैंग को उसके मित्र भी याद थे। यद्यपि ये यादें कुछ 100 वर्ष पुरानी थीं, फिर भी ऊंची स्तर के साधक लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। कुछ 100 वर्षों तक जीवित रहना उनके लिए सामान्य बात थी। इसके अलावा उस शक्तिशाली साधक का पुराना मित्र एक गहरे और रहस्यमय आयाम में प्रवेश कर चुका था। हालांकि लिन फैंग को यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि वह किस प्रकार का आयाम था। लिन फैंग उठ खड़ा हुआ और आह भरी। ऊंची स्तर का साधक अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद इतने वर्षों में वह प्रेम को कभी नहीं भूला था। वह केवल प्रेम में डूबे जोड़ों को देखना चाहता था क्योंकि वह स्वयं एक बहुत ही रोमांटिक व्यक्ति था। लिन फैंग, हम कब निकल रहे हैं? दुवान शिनये ने धीमी आवाज में पूछा। वे अनिश्चित काल तक इस प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं रह सकते थे, वे उब कर मर जाते। लिन फैंग चिंतित दिख रहा था। जी सरकार के लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अगर वह बाहर निकला तो वे तुरंत उस पर हमला कर देंगे। उन्हें अब भी जुवान क्यू स्तर के साधक के खिलाफ जीतने का भरोसा नहीं था। जुवानची स्तर के साधक शुद्धची का उपयोग कर सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा। उसकी शुद्धची के सामने मेरी शक्ति का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, लिन फैंग ने सोचा, लेकिन उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसने बूढ़े आदमी की छाती पर क्रॉस के आकार का घाव कर दिया था। उसने लगभग उसे मार ही डाला था। उसी क्षण लिन फैंग ने बैंगनी रक्त झील की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। ये शक्ति उसके मांस और हड्डियों में समा गई थी। उसकी सर्प आत्मा ने बैंगनी झील को पूरी तरह से सोख लिया था और वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई थी। इससे उसे एक नई बैंगनी आत्मा प्राप्त हुई थी। लिन फैंग को भी पूरा यकीन था कि भले ही वह जुबान क्यू स्तर तक पहुंच चुके उस बूढ़े व्यक्ति को मार न सके, लेकिन उसमें उससे लड़ने की ताकत जरूर थी। उसे बस यह नहीं पता था कि वह जीतेगा या नहीं। शिनये, चलो देखते हैं कि क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं, लिन फैंग ने कहा। जाहिर है शिनये को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने बस सिर हिला दिया। चल दर, लिन फैंग ने इतना कहा और तुरंत वापस चल पड़ा। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और रास्ता संकरा होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वे निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सामने पहुंच गए। तुम मेरे पीछे रहो, मैं पहले जांच कर लेता हूं, लिन फैंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने अपना हाथ प्रतिबंधित क्षेत्र के दरवाजे पर रखा। धमाका, निषिद्ध क्षेत्र का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। निषिद्ध क्षेत्र के अंदर मौजूद लोगों को दरवाजा खोलने के लिए बस एक बार उसे छूना था। लिन फैंग थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसने अनजाने में दरवाजा खोल दिया था। उसने अपनी कुछ ऊर्जा छोड़ी, वह करा उठा और उसके हाथ में एक बेहद तेज तलवार प्रकट हुई। निषिद्ध क्षेत्र का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वातावरण अचानक बेहद ठंडा हो गया, ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। कितनी ठंड है, इतनी ठंड क्यों है? बूढ़ा आदमी इतनी ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकता था, लेकिन जब लिन फैंग को बाहर की स्थिति का एहसास हुआ तो वह स्तब्ध रह गया। उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा भी पूरी तरह गायब हो गई। निषिद्ध क्षेत्र का दरवाजा अंततः पूरी तरह खुल गया। उसके सामने एक सुंदर चेहरा था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह मेन किंग थी और धैर्यपूर्वक उसका इंतजार कर रही थी। वह बूढ़ा आदमी नहीं था। जाहिर है जब मेन किंग ने लिन फैंग को देखा तो वह भी आश्चर्यचकित और अचंभित रह गई। मेन किंग, लिन फैंग ने कहा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन मेन किंग पहले की तरह ही ठंडी लग रही थी, उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। उसने लिन फैंग की तरफ देखा और फिर दुवान शिनये की तरफ, जो उसी समय बाहर आ रही थी। जब मेन किंग ने देखा कि दुवान शिनये ने लिन फैंग के कपड़े पहने हुए हैं तो वह थोड़ी हैरान दिखी, लेकिन तुरंत बाद उसने फिर से अपने चेहरे पर वही ठंडा और उदासीन भाव धारण कर लिया। वह बिल्कुल भावहीन थी। जब दुवान शिनये ने मेन किंग को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और आह भरी। कितनी सुंदर, आश्चर्य की बात है, दुनिया में इतनी सुंदर महिलाएं भी हैं। वह न केवल बेहद खूबसूरत थी बल्कि बेहद मजबूत भी थी। दुवान शिनये को अपनी सुंदरता पर बेहद भरोसा था। उसने पहले कभी किसी को खुद से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा था, लेकिन उस पल उसने एक ऐसी लड़की को देखा जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन फैंग के काफी करीब हो। तुम ठीक हो, यही सबसे जरूरी बात है। चलो चलते हैं, मेन किंग ने ठंडे लहजे में कहा। इसके बाद वह मुड़कर चलने लगी। हवा में बर्फीली ऊर्जा का एक झोंका उठा, जिसे देखकर लिन फैंग ने भौहें सिकुड़ी। वह बर्फीली ऊर्जा एक समस्या थी। मेन किंग के शरीर से इतनी ठंडी ऊर्जा क्यों निकल रही थी? लिन फैंग को अचानक याद आया कि उसने पहले भी मेन किंग के शरीर के आसपास ऐसी ऊर्जा देखी थी और वह थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, मेन किंग रुको। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेन किंग ने लिन फैंग को नजरअंदाज कर दिया। वह पहले की तरह चलती रही। पीछे से देखने पर उसकी आकृति से वह बेहद अकेली लग रही थी। रुकना, लिन फैंग प्रतिबंधित क्षेत्र के प्रवेश द्वार से बाहर निकला। भीड़ अचंभित थी। लिन फैंग ने आश्चर्यजनक रूप से मेन किंग से इस तरह के लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की? मेन किंग न केवल किसी दिव्य प्राणी की तरह दिखती थी बल्कि वह असाधारण रूप से निर्मम भी थी। मेरे पास वापस आओ, लिन फैंग ने गुस्से से चिल्लाया। मेन किंग की आंखों में एक चमक आए, उसने लिन फैंग की तरफ नहीं देखा। तुरंत बाद सबको चौंकाते हुए मेन किंग धीरे धीरे लिन फैंग की ओर वापस चलने लगी। लिन फैंग और मेन किंग के रिश्ते का स्वरूप क्या था? इतनी शक्तिशाली महिला साधिका लिन फैंग की बात क्यों सुन रही थी? शिनये, कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाए, लिन फैंग ने निषिद्ध क्षेत्र में वापस जाते हुए कहा। दुवान शिनये स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में एक भावुकता झलक रही थी, लेकिन वह चुप रही। उसने बस सिर हिलाया और निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर मेन किंग की ओर एक नजर डाली। उस पल उसे असहनीय ठंड का एहसास हुआ। वह कांपने लगी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस खूबसूरत लड़की के शरीर के आसपास इतनी ठंड कैसे हो सकती है? ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं जम जाएगी। निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी मेन किंग से लिन फैंग ने कहा, अंदर आ जाओ। मेन किंग चुप रही और अंदर चली गई।
निषिद्ध क्षेत्र का दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। लिन फैंग और मेन किंग की परछाइयां गायब हो गईं। भीड़ उस विशाल दरवाजे को देखती रह गई। वे सभी बेहद उत्सुक थे, आखिर वे अंदर क्या कर रहे थे। निषिद्ध क्षेत्र में लिन फैंग ने मेन किंग का हाथ पकड़ लिया। अचानक एक तीव्र ठंडी ऊर्जा उसके हाथ में फैल गई। उसके तुरंत बाद लिन फैंग की कलाई बर्फ की एक परत से ढक गई। ये बर्फ उसके पूरे शरीर पर फैल रही थी। कितना ठंडा! लिन फैंग स्तब्ध रह गया। उस समय मेन किंग का शरीर अत्यधिक ठंडा था। अपनी साधना के स्तर के बावजूद लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे वह वहीं जम जाएगा। वह मुड़ा और मेन किंग की ओर देखा। उसकी आवाज में अभी भी गुस्सा था और उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, मेन किंग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। वह हैरान थी। मैं सिर्फ इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि तुम बर्फ से जमे शरीर के साथ मुझे ढूंढने आए थे, बल्कि इस बारे में भी कि तुम यूं ही चले गए। तुम क्यों चले गए? लिन फैंग नाखुश दिख रहा था और वह जानता था कि वह बर्फ कितनी शक्तिशाली है। पिछली बार उसने मेन किंग का दर्द देखा था, उस समय भी बर्फ कमजोर नहीं हुई थी। मेन किंग को अच्छी तरह पता था कि लिन फैंग के पास बर्फ से निपटने का उपाय है। हैरानी की बात यह थी कि वह मुड़कर उससे दूर चली गई। भला लिन फैंग को गुस्सा क्यों नहीं आता? मेन किंग ने अपना सिर उठाया और लिन फैंग की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित लग रही थी, लेकिन तुरंत बाद उसने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया, जैसे कोई छोटी बच्ची डांट खा रही हो। उसने लिन फैंग की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। मेन किंग को चुप देखकर लिन फैंग कांपने लगा। उसे लगा कि उसे कुछ कहना ही होगा। मैं तुम्हारी उस बर्फीली ऊर्जा को दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलते बोलते लिन फैंग का शरीर कांप उठा और एक ड्रैगन मंत्र पूरे वातावरण में फैल गया। इससे पूरा वातावरण थरथरा उठा। लिन फैंग की सर्प आत्मा प्रकट हुई। उसके 6 सिर थे और वह विशाल और राजसी थी। उसकी आंखें सीधे मेन किंग की ओर देख रही थीं। जब मेन किंग ने नाग आत्मा को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। पिछली बार जब उसने उसे देखा था तब उसके 6 सिर नहीं थे और वह इतना विशाल भी नहीं था। उस क्षण वह बहुत बड़ा और भव्य लग रहा था। लिन फैंग की आत्मा के साथ जो हुआ था वह एक चमत्कार था। लगता है मैं सही थी, मेन किंग ने सोचा। उसे अब और भी यकीन हो गया था कि उसका अनुमान सही था। लिन फैंग की नाग आत्मा असल में एक अजगर थी। सांप के 6 सिर ड्रैगन मंत्र गा रहे थे। उसी क्षण मेन किंग के शरीर के चारों ओर जमी बर्फ सफेद बादल में बदल गई और सांप उसे निगलने लगा। उस समय लिन फैंग की आत्मा, जो उसकी पीठ से निकलकर तैर रही थी, 6 अलग अलग सांपों की तरह लगातार गतिमान प्रतीत हो रही थी। वह अत्यंत शक्तिशाली लग रही थी। भविष्य में मेरी बातों को अनसुना मत करना, लिन फैंग ने कहा। मेन किंग पहले की तरह चुप रही। मेन किंग ने हल्के से सिर हिलाया और अपना सिर नीचे कर लिया। उसके शरीर के चारों ओर की बर्फीली ऊर्जा धीरे धीरे बहुत कमजोर होती जा रही थी। जब लिन फैंग ने मेन किंग के चेहरे के भाव देखे तो उसके दिल में थोड़ी पीड़ा हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की से कैसे बात करे। जब से वे ब्लैक विंड माउंटेन से निकले थे, मेन किंग हमेशा उसके साथ ही रही थी। वही उसका एकमात्र करीबी था। लिन फैंग के मेन किंग को छोड़कर इतनी लंबी यात्रा पर जाने के बाद काफी समय बीत चुका था। मेन किंग के लिए उससे अलग रहना बहुत मुश्किल था। हैरानी की बात यह है कि वह उसका पीछा करते हुए मोयुए देश तक भी गई थी। गुस्से में आकर उसने जी सरकार के लोगों का नरसंहार कर दिया था। इतने कम समय में उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था। इसके अलावा इतने कठिन समय के बाद जब उसने लिन फैंग और दुवान शिनये को साथ देखा और दुवान शिनये को लिन फैंग के कपड़े पहने देखा, तो भला वह कैसे खुश हो सकती थी। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया, लेकिन पृथ्वी समलन आयाम में प्रवेश कर चुके लिन फैंग ने उसकी छिपी हुई भावनाओं को भांप लिया। उसने उसके जाने के लिए मुड़ते समय उसकी हरकतों पर ध्यान दिया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और वह लगातार पलकें झपका रही थी, मानो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हों। नासमझ लड़की, उसे सच में परवाह थी, लेकिन वह हमेशा ठंडी बनी रही। इन सब बातों से लिन फैंग के दिल में करुणा भर गई। फिर वह मेन किंग के पास गया, जिससे वह कांपने लगी। ठंडी हवा के कारण वह कांप नहीं रही थी, बल्कि लिन फैंग के उसके करीब आने के कारण कांप रही थी। वह कांप रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसके दिल में लहरें टकरा रही हों। अचानक वह घबरा गई। इसके तुरंत बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके शरीर को खींच रहा हो। उसे 2 भुजाओं का आलिंगन महसूस हुआ जो उसके शरीर को जकड़ रही थी। यह एक गर्मजोशी भरा आलिंगन था जिसने तुरंत उसके शरीर से ठंडक दूर कर दी। उसे अचानक अपने हृदय में गर्माहट का अनुभव हुआ। जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है तो उसकी आंखें, जो आमतौर पर कभी भावनाएं प्रकट नहीं करती थीं, हिल उठीं। वह आश्चर्यचकित लग रही थी। नासमझ लड़की, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, लिन फैंग ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गर्माहट और सच्चाई थी। उसके शब्द दिल से निकले थे। जब लिन फैंग ने देखा कि मेन किंग का शरीर बर्फ की ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हो रहा है और वह चुपचाप पीड़ा सह रही है, तो उसके हृदय में अथाह पीड़ा हुई। ये पहली बार था, चाहे पिछले जन्म में हो या वर्तमान जन्म में, जब लिन फैंग ने किसी स्त्री के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया था। मेन किंग के प्रति उसकी भावनाएं शुद्ध और सच्ची थीं। जब मेन किंग ने ये कोमल और मधुर शब्द सुने तो वह सिहर उठी। तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक बेहद प्यारी और मधुर मुस्कान थी। वह थोड़ी हिली और अचानक उसने अपना सिर लिन फैंग के कंधे पर रख दिया, जिससे उसे शांति और सुकून का एहसास हुआ। मेन किंग के हाथ लिन फैंग की पीठ के पीछे थे, लेकिन हवा में लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथों का क्या करे, लेकिन आखिरकार उसके छोटे हाथ धीरे धीरे लिन फैंग की ओर बढ़े और उसने कोमलता से उसे गले लगा लिया। जब लिन फैंग ने अपनी पीठ पर उसके कोमल हाथों का स्पर्श महसूस किया तो वह मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस पड़ा। उसने अपने आलिंगन को और भी मजबूत कर लिया और एक हाथ से मेन किंग के चेहरे से उसके बाल हटाए। तो प्यार में होने का एहसास कुछ ऐसा था। ये सचमुच बहुत प्यारा था। ये दिल की गहराई से उठने वाली एक बहुत ही गर्मजोशी भरी भावना थी। मेन किंग का शरीर शांति से लिन फैंग के शरीर से सट गया और उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। लिन फैंग ने मेन किंग को देखा। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्यजनक रूप से आंसू थे जो धीरे धीरे उसके गालों से बहकर जमीन पर गिर रहे थे। वह रो रही थी और सिसकियां ले रही थी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। जब वे अलग हुए थे तब मेन किंग लिन फैंग को लेकर बेहद चिंतित थी। उसने एक पल के लिए भी उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। अंततः उसने उसे ढूंढ लिया।
वह बिना रुके पूरी गति से गोल्डन जी पर्वत की ओर बढ़ रही थी। फिर जब वह वहां पहुंची तो उसे बताया गया कि लिन फैंग की मृत्यु हो चुकी है। जब उसने लिन फैंग की मौत की खबर सुनी तो उसके दिल में निराशा छा गई। उसका दिल बहुत दर्द से भरा था। उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा मर गया हो। उसके मन में बस एक ही विचार था, मार डालो। जी सरकार के उस बूढ़े को मार डालो और उसके वंश के सभी लोगों को मार डालो। प्रेम में डूबा पुरुष महान कार्य कर सकता है और किसी स्त्री के लिए युद्ध के मैदान में अपनी तलवार खून से रंग सकता है। प्रेम में डूबी स्त्री भी महान कार्य कर सकती है। यदि उसके प्रेम के रास्ते में आकाश धरती भी आ जाए तो वह उसे भी रोक सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन फैंग अभी भी जीवित था, लेकिन फिर मेन किंग ने उसे एक दूसरी लड़की के साथ देखा तो उसे विश्वास हो गया कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। वह हताश थी। भागने के अलावा उसने और कुछ नहीं सोचा था। उसके दिल में एक भयानक भावना घर कर गई थी। उसने पहले कभी ऐसी भयानक भावना का अनुभव नहीं किया था। लिन फैंग और मेन किंग के ब्लैक विंड माउंटेन छोड़ने के बाद से बहुत कम समय बीता था, 1 साल से भी कम, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने साथ मिलकर बहुत कुछ अनुभव किया था। मेन किंग की यादों में खूंखार जानवरों से भरा एक भयानक जंगल बसा हुआ था और बाहरी दुनिया से परे उसकी सभी यादों में लिन फैंग शामिल था। लिन फैंग उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। वह भयानक एहसास ज्यादा देर तक नहीं टिका। लिन फैंग ने उसे रोक दिया। उसने उसे वर्जित क्षेत्र में आने के लिए मजबूर किया और अब वे एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। उस पल मेन किंग को एहसास हुआ कि वह पहले कितनी निर्मम थी। ऐसा लगा जैसे उसके दिल की निर्ममता गर्माहट में बदल गई हो। यह एक अद्भुत एहसास था। वे दोनों एक दूसरे के आलिंगन में जकड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। वे काफी देर तक एक दूसरे को प्यार से गले लगाए रहे। बर्फ की ऊर्जा पहले ही विलीन हो चुकी थी और लिन फैंग की आत्मा भी गायब हो गई थी, लेकिन वे अब भी वहीं खड़े एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। काफी देर बाद मेन किंग आखिरकार हिली। लिन फैंग ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मेन किंग को उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। वह मुड़ी और ठंडे लहजे में बाहर निकलने की ओर चल पड़ी। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर खुजाया। वह चौंक गया और फिर तुरंत उसके पीछे भागा। निषिद्ध क्षेत्र का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लिन फैंग और मेन किंग के बाहर आते ही भीड़ बेहद उत्सुकता से उन्हें देखने लगी। लिन फैंग और मेन किंग सचमुच एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। मेन किंग पहले की तरह ही ठंडी और उदासीन लग रही थी, लेकिन लिन फैंग को अपना हाथ पकड़ने दे रही थी और यह बहुत स्वाभाविक लग रहा था। वे शांत और निर्मल दिख रहे थे। इसके अलावा मेन किंग के शरीर के चारों ओर जमी बर्फ पूरी तरह से गायब हो गई थी। कितना प्यारा जोड़ा है, भीड़ में मौजूद लोगों ने सोचा। उस पल उन सभी को लिन फैंग और मेन किंग के रिश्ते की असलियत समझ आ गई। उन्हें समझ आ गया कि बूढ़े आदमी के ये कहने पर कि उसने लिन फैंग को मार डाला, मेन किंग इतनी क्रोधित क्यों हुई थी और इसीलिए उसने बूढ़े आदमी को मार डाला। मेन किंग और डुआनशिन ये दोनों एक जैसी थी। वे दोनों लिन फैंग से प्यार करती थीं। वह चंचल, सहज और बेलगाम था। मेन किंग और लिन फैंग और डुआनशिन ये की तरह ही एक आदर्श जोड़ी लग रहे थे। भीड़ को ऐसा लग रहा था कि वे भी एक परफेक्ट कपल हैं। वे सभी बेहतरीन थे। भीड़ लिन फैंग की स्वाभाविक प्रतिभा से भलीभांति परिचित थी। वे मेन किंग की ताकत को और भी स्पष्ट रूप से समझते थे। इसलिए उन्हें लगा कि लिन फैंग और मेन किंग एक बेहतरीन जोड़ी हैं और उनका साथ होना ही उचित है। ऐसा लग रहा था मानो वे आत्मा के साथी हों। लिन फैंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति ही ऐसी अद्भुत लड़की के साथ हो सकता था। जी ही और जी लिंग लिन फैंग को खाली निगाहों से घूर रही थीं। जी ही ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे बहुत ही हीन भावना महसूस हो रही थी। वह एक मुरझाई हुई टहनी जैसी थी और मेन किंग एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसने जुबानची स्तर तक पहुंच हासिल कर ली थी। और वह लड़की लिन फैंग से प्यार करती थी। लिन फैंग को बस बोलना होता था और वह उसकी हर बात मान लेती थी। जी ही को कभी लगता था कि लिन फैंग उसमें दिलचस्पी लेगा। उस पल उसे ये सब कितना हास्यास्पद लग रहा था। मेन किंग और डुआनशिन ये की तुलना में वह कुछ भी नहीं थी। इन दोनों लड़कियों की तुलना में वह बहुत बदसूरत थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। न केवल वह अविश्वसनीय प्राकृतिक प्रतिभा से भरपूर है, बल्कि उसके पास 2 खूबसूरत लड़कियां भी हैं, जीलिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे इन लोगों से ईर्ष्या हो रही थी। हालांकि जब डुआनशिन ये ने उन्हें हाथ पकड़े हुए देखा तो उसके दिल में कड़वाहट भर आई। ये पहली बार था जब वह किसी दूसरी महिला से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर भी उसके पास सच्चाई का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेन किंग एक पवित्र महिला थी और साथ ही वह बेहद खूबसूरत भी थी। ऐसी लड़की मिलना दुर्लभ था। मेन किंग को भी लिन फैंग पसंद था और इसके अलावा लिन फैंग भी उसमें दिलचस्पी रखता था। जब लिन फैंग ने डुआनशिन ये को देखा तो वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह खोया हुआ सा महसूस कर रहा था। अपने पिछले जीवन में लिन फैंग हमेशा अविवाहित रहा था। इस दुनिया में इतनी सारी उत्कृष्ट लड़कियां थीं जो उसमें रुचि रखती थीं। मेरे लिए 2 घोड़े तैयार करो, लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। तुरंत ही किसी ने उसका आदेश माना और 2 चीशी घोड़े तैयार कर दिए। घोड़े पर सवार हो जाओ, हमें वापस चलना चाहिए, लिन फैंग ने डुआनशिन ये से कहा। उसने हल्के से सिर हिलाया। वह इतने लंबे समय से दूर थी। शाही परिवार को शायद उसकी चिंता हो रही होगी। जब डुआनशिन ये अपने घोड़े के पास पहुंची तो वह तुरंत उसकी पीठ पर कूद गई। हालांकि वह एक नाजुक महिला थी, फिर भी उसे घुड़सवारी का प्रशिक्षण प्राप्त था। मेन किंग, चलो हम भी घोड़े पर सवार हो जाते हैं, लिन फैंग ने मेन किंग से कहा, जिसने हल्के से सिर हिलाया। वह हवा में उछली और दूसरे घोड़े पर सवार हो गई। जैसे ही वह उतरी, लिन फैंग भी उछल पड़ा और उसके ठीक पीछे मेन किंग के घोड़े पर बैठ गया। उसने मेन किंग की कमर में हाथ डालकर लगाम पकड़ ली। मेन किंग कांप उठी, यह आदमी। चलो चलें, लिन फैंग ने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए कहा। घोड़े हिनहिनाए और पूरी रफ्तार से चल पड़े। घोड़े की तेज रफ्तार के कारण मेन किंग का शरीर पीछे की ओर झुककर लिन फैंग की छाती से टिक गया था। एक घोड़े पर सवार 2 लोग पहाड़ों से होते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। राजकुमारी की रक्षा करो, लिन फैंग ने सेलेस्टियल स्वॉर्ड यूनिट को आदेश देते हुए कहा। राजकुमारी तुरंत ही पहरेदारों से घिर गई। राजकुमारी, भीड़ धीरे धीरे जा रहे लोगों को देख रही थी। उन्हें घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि डुआनशिन ये सचमुच एक राजकुमारी थी, शिव युए की राजकुमारी।
लिन फैंग कौन था? हैरानी की बात यह है कि चीशी की सेना ने उसकी बात सुनी और फिर राजकुमारी और मेन किंग भी उसे पसंद करने लगी। एक प्राचीन सड़क पर चीशी के घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे और उनके चारों ओर धूल का बादल छाया हुआ था। घोड़े पर दो आकृतियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। एक सुंदर लड़की थी जो किसी दिव्य प्राणी जैसी लग रही थी और दूसरा एक आकर्षक युवक था जो चंचल प्रतीत हो रहा था। सवारी करते समय उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। सुंदर घोड़े, खूबसूरत लोग, एक विशाल प्राचीन सड़क, एक युवक और युवती। दृश्य किसी चित्रकारी की तरह मनमोहक लग रहा था। मेन किंग शांति से लिन फैंग की छाती से टिकी हुई थी। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, वे बस उस पल की शांति और सुकून का आनंद ले रहे थे। ये सचमुच एक सपने जैसा लग रहा था। भले ही प्राचीन काल का कोई अंत न हो, फिर भी इसी रूप में बने रहना अद्भुत होगा। जैसे ही लिन फैंग दुवान रेन सीमा के पास पहुंचा, वह अपनी पृथ्वी समलन शक्ति का उपयोग कर रहा था और उसकी इंद्रियां तेज और तीक्ष्ण थीं। वह महसूस कर सकता था कि कोई पहाड़ों में छिपा हुआ है और उसे घूर रहा है। उसने धीरे से घोड़े को रोका, दुवान रेन सीमा की ओर देखा और चिल्लाया, लिन फैंग, सेलेस्टियल स्वॉर्ड चीशी बटालियन के अधीन। दुवान रेन सीमा पर सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज थी, न कोई ध्वनि। पूरी पर्वत श्रृंखला पूर्ण सन्नाटे में डूबी हुई थी, लेकिन लिन फैंग जानता था कि स्थिति खतरनाक है। चीशी की सेना, दुवान रेन सीमा की ओर बढ़ो, लिन फैंग ने चिल्लाकर कहा। लिन फैंग को नहीं पता था कि दुवान रेन सीमा पर कौन था। इसके तुरंत बाद चीशी की सेना तेजी से आगे बढ़ी। कुछ ही क्षण बाद लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने हवा में कुछ सीटी जैसी आवाजें सुनी और फिर कई तीरों को हवा में उड़ते हुए देखा जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया, तलवार की रोशनी हवा में फैल गई और उसकी ओर आ रहे सभी तीर टूट गए। चीशी का घोड़ा फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तीरों की आवाज नहीं रुकी, बल्कि तीरों की बारिश होने लगी जो उसके सामने ऐसे गिर रहे थे मानो उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हों। मेन किंग, इन्हें मार डालो, लिन फैंग ने ठंडे और भावहीन स्वर में कहा। वह भी अभी पहुंचा ही था कि कुछ लोग निर्दयतापूर्वक उस पर हमला करने लगे थे। वे उसे जान से मारना चाहते थे, यह कोई भ्रम नहीं था। लिन फैंग के बोलते ही वह हवा में उछल पड़ा। उसका शरीर घाटी के ऊपर आकाश में तैर रहा था और वह तेजी से चट्टानों की ओर बढ़ रहा था। मेन किंग भी हवा में उछली और एक दिव्य प्राणी की तरह वह भी दुवान रेन सीमा की ओर बढ़ गई। पलक झपकते ही लिन फैंग एक विशाल पत्थर पर पहुंच गया। वहां कुछ सैनिक तीर चला रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिन फैंग को देखा, उनके हाथ एक पल के लिए रुक गए और उन्होंने तीर चलाना बंद कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, ये शियुयू के सैनिक हैं। जब लिन फैंग ने दुश्मनों के कवच देखे तो उसके चेहरे पर एक ठंडा और उदासीन भाव आ गया। मेन किंग ने पहले ही लिन फैंग को युद्ध के बारे में बता दिया था। कई लोग घायल हुए थे और मारे गए थे, लेकिन अंततः ज़ुयू में होने और अतिरिक्त सहायता से संपर्क टूट जाने के कारण मोयू की सेना पीछे हट गई। दुवान रेन सीमा ज़ुयू के नियंत्रण में ही रही। उस समय दुवान रेन सीमा पर पहुंचते ही ये सैनिक लिन फैंग पर गोलियां चला रहे थे। वे उसे मारना चाहते थे। तुम कौन हो? किसके आदेशों का पालन करते हो? लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में पूछा। उसके शरीर के चारों ओर ठंडी ऊर्जा व्याप्त थी। सैनिक चुप रहा और उसने लिन फैंग की ओर सीधा एक तीर चलाया। मर जा, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना हाथ उठाया और एक ठंडी चमक वातावरण में फैल गई और सैनिक को भेद गई। सैनिक अचंभित होकर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उस सैनिक को मारने के बाद लिन फैंग आगे बढ़ा। उसने पृथ्वी समलन का उपयोग किया और पहाड़ों में छिपे हर एक व्यक्ति को देख सकता था। उनमें से कोई भी उसकी नजरों से बच नहीं सका। उसी क्षण लिन फैंग ज़ुयू के एक अन्य सैनिक के सामने प्रकट हुआ और पूछा, तुम किसके आदेशों का पालन कर रहे हो? सिपाही चुप रहा। मर जा, लिन फैंग ने निर्दयता से कहा। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और पलक झपकते ही लिन फैंग ने एक और को मार डाला। लिन फैंग को उनकी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ा। दुवान रेन सीमा बहुत बड़ी थी, शायद कोई न कोई तो बोलेगा ही। लिन फैंग लगातार आगे बढ़ रहा था। दुवान रेन सीमा खून की नदी में तब्दील हो रही थी। उस समय लिन फैंग ही अकेला नहीं था जो लोगों का नरसंहार कर रहा था, मेन किंग भी वही कर रही थी। अगर लिन फैंग उसे मारने का आदेश देता तो वह मार डालती। लिन फैंग ये भूल गया था कि वह ज़ुयू देश के क्षेत्र में है। भले ही यह मुज़ू के विरुद्ध सीमा रक्षा क्षेत्र था, फिर भी उसने हत्या करना बंद नहीं किया। युद्ध से गुजरने के बाद वह बहुत शक्तिशाली हो गया था और उसका हृदय युद्ध में दृढ़ हो चुका था। यदि कोई उसे मारना चाहे तो लिन फैंग दया नहीं दिखाएगा। उसने ज़ुयू के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ज़ुयू ने उसके लिए क्या किया था? उन्होंने लियू कांगलैन के लिए क्या किया था? राजकुमारी का अपहरण कर लिया गया था। सैनिक आपस में लड़ रहे थे। मोयुए की सेना ने आकर उनका नरसंहार किया और लाखों सैनिकों को मार डाला गया। उसे मारने की साजिश रची गई थी। अगर ज़ुयुए को उसकी परवाह नहीं थी, तो क्या लिन फैंग को ज़ुयुए की परवाह करने की जरूरत थी? लिन फैंग एक असाधारण व्यक्ति था और उसे ज़ुयू देश से कोई लगाव नहीं था। अगर ज़ुयू उसे मारना चाहता तो वह ज़ुयू के विरुद्ध तलवार उठा लेता। अनिश्चित समय तक दुवान रेन सीमा के पहाड़ों से लगातार खून बहता रहा। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों में खून की झीलें बह रही हों। लिन फैंग और मेन किंग मुख्य सड़क पर लौट आए। ठंडी ऊर्जा ने उनके शरीर को घेर लिया था। उन्होंने पहाड़ में छिपे सभी सैनिकों को मार डाला था। उस समय लियू कांगलैन दुवान रेन शहर में घाटी की रक्षा कर रही थी। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह खुद दुवान रेन सीमा पर अपनी तलवार से ज़ुयू सैनिकों को मार गिराएगा। सेलेस्टियल स्वॉर्ड बटालियन दुवान रेन सीमा की घाटी में पहुंच चुकी थी। उनके सामने कई शव पड़े थे। उन सभी ने ज़ुयू का कवच पहन रखा था। रास्ता अवरुद्ध था। हमने उन सबको मार डाला, लिन फैंग ने चीशी यूनिट से ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। उसने देखा कि वे इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। अब मेरे साथ आओ, चलो पूरी रफ्तार से चलते हैं। फिर लिन फैंग और मेन किंग अविश्वसनीय गति से दौड़ते हुए अपने घोड़े के साथ हवा में उड़ गए। उनके पीछे के लोग चुप रहे और तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए लिन फैंग का पीछा करने लगे। दुवान रेन सीमा के बाद दुवान रेन शहर था। उस समय दुवान रेन शहर का दृश्य प्रलय जैसा था। चारों ओर राख ही राख थी। पूरा शहर आग से तबाह हो चुका था। शहर के विशाल द्वार के ऊपर कुछ शियुए सैनिक थे और उन्होंने द्वार खोल दिया। लिन फैंग ने कुछ नहीं कहा। वह तुरंत शहर के द्वार की ओर बढ़ा और शहर में प्रवेश कर गया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
चीशी की टुकड़ी शहर की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन शहर में प्रवेश करते ही द्वार अपने आप बंद होने लगा। लिन फैंग के सामने कुछ सैनिक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके शरीर से तीव्र और प्रभावशाली ऊर्जा निकल रही थी। वे सभी घोड़ों पर सवार थे और लिन फैंग को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे लिन फैंग के लौटने का इंतजार कर रहे हों। अपने घोड़ों से उतरकर उन्होंने अपने धनुष उठाए और उन्हें हवा में ऊपर उठा लिया। लिन फैंग और मेंग किंग को वातावरण में एक घातक ऊर्जा का प्रवेश महसूस हुआ जो उन्हें जकड़ रही थी। रुको, वरना हम गोली चला देंगे, एक निर्मम आवाज ने चिल्लाकर कहा। लेकिन लिन फैंग ने उनकी पूरी तरह से अनदेखी की और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता रहा। जिसने अभी अभी चिल्लाया था वह चौंक गया। उसने धनुष वाला हाथ उठाया, आंखें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर एक शैतानी निर्मम भाव आ गया। मरना। उसने अपना हाथ नीचे किया और धनुष की डोरी खींची। उसी क्षण एक तीर हवा में सीटी बजाता हुआ लिन फैंग और मेंग किंग की ओर सीधा बढ़ा। धमाका। तीर घोड़े पर जोरदार प्रहार करते हुए लगा। उस तीर में आश्चर्यजनक रूप से इतनी जबरदस्त शक्ति थी। इन लोगों में से कोई भी कमजोर नहीं था, सभी ने लिंगची की उच्चतर अवस्था प्राप्त कर ली थी। वे सभी कुलीन सैनिक थे। चीशी का घोड़ा पहले ही तीर से घायल होकर गिर पड़ा और मर गया। पहला तीर लिन फैंग के लिए नहीं बल्कि घोड़े के लिए था। पहले तीर के बाद उसने अपने धनुष में एक और तीर चढ़ाया, लेकिन ये तीर लिन फैंग के लिए था। इस तीर से लिन फैंग को मारना था। लिन फैंग और मेंग किंग एक साथ हवा में उछले और जमीन से ऊपर तैरने लगे। फिर उन्होंने तीरों की परवाह किए बिना तुरंत भीड़ पर हमला कर दिया। जम जाओ, मेंग किंग ने अपने बर्फीले सफेद कपड़ों में फुसफुसाते हुए कहा। वातावरण में बर्फ फैल गई। उसी क्षण उसकी ओर बढ़ रहे सभी तीर तुरंत जम गए और हल्की चटकने की आवाजें निकलीं। वे अपनी जगह पर जम गए। इसके अलावा लिन फैंग मेंग किंग के बगल में था और उसकी पीठ से एक शानदार बैंगनी बादल निकला। वह बैंगनी बादल एक आकृति में बदल गया। यह एक अविश्वसनीय 100 मीटर ऊंची आकृति थी। ये बैंगनी ड्रैगन के आकार की थी। वह ब्रह्म आश्चर्यजनक रूप से एक विशालकाय बैंगनी अजगर था। वह लगातार ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। फिर उसने ऊपर से भीड़ की ओर देखा। उस भयानक अजगर को देखकर ज़ू यू सैनिकों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे सब हवा में उड़ते बैंगनी अजगर को घूर रहे थे। वे कांपने लगे और उनके दिल जोर से धड़कने लगे। उनके दिल में अत्यधिक भय का भाव उमड़ रहा था। वह भ्रम लिन फैंग की आत्मा का था, जिसने अजगर के रक्त से भरी पूरी बैंगनी झील को निगल लिया था। हालांकि इसके बाद लिन फैंग की आत्मा ने मेंग किंग की बर्फीली ऊर्जा को भी निगल लिया था, फिर भी उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वह भी वही अत्यंत शक्तिशाली बैंगनी आत्मा थी। उस विशालकाय अजगर के भ्रम की बात करें तो मजे की बात यह थी कि वह बिल्कुल उस बैंगनी अजगर की छवि से मिलता जुलता था जिस पर साधक सवार था। झील का बैंगनी तरल उस बैंगनी अजगर का खून था। लिन फैंग का सांप और निषिद्ध क्षेत्र का अजगर पूर्ण सामंजस्य में थे। रोड। विशालकाय अजगर का भ्रम दहाड़ा और हमला करने लगा। अजगर के मुख से खून की एक अंतहीन बैंगनी झील बह निकली। तुरंत बाद झील ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, यहाँ तक कि तीरों को भी, तेजाब की तरह पिघला दिया। आसमान को ढकते हुए बैंगनी झील ने तुरंत पीछे हट रहे ज़ू यू सैनिकों का रास्ता रोक दिया। इसके तुरंत बाद उनके दिलों और चेहरों पर अथाह भय छा गया। उनकी निर्मम हत्या की मंशा गायब हो चुकी थी। ये कैसे संभव हो सकता है? लिन फैंग इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? उन्हें सूचना मिली कि लिन फैंग ने लिंगची की 6ठी परत को पार कर लिया है। इन सभी साधकों ने लिंगची की 7वीं परत को पार कर लिया था और माना जाता था कि वे लिन फैंग को मार सकते थे। अगर लिन फैंग जीवित लौट आता तो दुवान रेन शहर ही वह स्थान होता जहां उसे दफनाया जाता, लेकिन लिन फैंग इतना शक्तिशाली हो गया था कि सभी लोग अचंभित रह गए। उनके चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट था कि उन्हें हर बात का पछतावा था। लिन फैंग को मारना उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं था जिसे वे पूरा कर सकें। बैंगनी रंग की झील आकाश से तेजी से गुजर रही थी और उसने सूरज को ढक लिया। फिर वह तुरंत ज़ू यू सैनिकों पर जा गिरी। उसके तुरंत बाद उनके शरीर धीरे धीरे पिघलने लगे, मानो वे तेजाब के संपर्क में आ गए हों। पलक झपकते ही 100 साधक पिघलकर एक पोखर बन गए। पिघलना, चीजों को पिघलाने की क्षमता वाकई एक भयानक शक्ति थी। असल में अजगर का खून और लार एक शक्तिशाली साधक को भी हड्डियों के टुकड़े में बदल सकता था, लेकिन लिन फैंग और दुवान शिनये को रक्त आत्मा विरासत में मिली थी, इसलिए अजगर के खून के संपर्क में आने पर केवल उनके कपड़े ही पिघले। उसके बाद बैंगनी तरल उनके शरीर में समा गया और उनकी मूल आत्माओं को बदल दिया। इससे उन्हें अतिरिक्त शक्ति मिली। इसके अलावा जब लिन फैंग की सर्प आत्मा ने बैंगनी झील का सारा तरल पी लिया तो इससे लिन फैंग की आत्मा को बैंगनी ड्रैगन के समान शक्तियां प्राप्त हो गईं। जब सेलेस्टियल स्वॉर्ड बटालियन ने देवता के समान दिखने वाले लिन फैंग को देखा तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। लिन फैंग पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था। वे सभी युद्ध से बच गए थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में काफी अनुभव प्राप्त किया था और सभी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए थे, लेकिन लिन फैंग तो और भी ज्यादा खूंखार हो गया था। घोड़ों पर सवार सैनिकों के बड़े बड़े समूह लिन फैंग को मारने के इरादे से उनकी ओर आ रहे थे, लेकिन ये दृश्य देखकर वे सब रुक गए। वे हवा में उड़ते अजगर को देख रहे थे और लिन फैंग के पैरों के नीचे एक विशाल बैंगनी झील थी जो मानो उसके नियंत्रण में थी और सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही झील इन सैनिकों की ओर बढ़ी, लिन फैंग धीरे से मुड़ा और उसने एक और बड़े समूह को अपनी ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा। वे स्पष्ट रूप से ज़ू यू के सैनिक थे और लिन फैंग जानता था कि वे सभी उसे मारने आए हैं। लिन फैंग के चेहरे के भाव देखकर उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उनके दिलों में एक ठंडक सी दौड़ गई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हमें तुम्हें मारने का आदेश मिला है, लेकिन तुम जा सकते हो, एक सैनिक ने लिन फैंग से कहा। तुरंत बाद वे मुड़कर जाने लगे। अगर वे मारना चाहते हैं तो मार दें, अगर वे कमजोर हैं तो चले जाएं। कितना हास्यास्पद है, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। उन सभी को आदेश मिले थे, लेकिन अपनी जान खतरे में होने के कारण उन्होंने आदेशों का उल्लंघन किया और चले गए। ये कैसी अनुशासन की बात है? मेंग किंग, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, कृपया हमारे लिए ये सभी घोड़े जब्त कर लें, लिन फैंग ने मेंग किंग की ओर मुड़कर कहा। उनका एक घोड़ा तीर से मारा गया था। उसके लिए हमला करना थोड़ा असुविधाजनक था क्योंकि वह हमेशा लोगों और उनके घोड़ों को एक साथ ही नष्ट कर देता था। ठीक है, मेंग किंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह हवा में उठी और उसने बर्फीली ऊर्जा छोड़ी जिससे ज़ू यू के सैनिकों के दिल जोर से धड़कने लगे। कितनी ठंड! लिन फैंग के अलावा एक और शक्तिशाली साधक था जो जुवानची स्तर का साधक था।
दूसरे शब्दों में कहें तो अगर लिनफैंग इतना शक्तिशाली न भी होता तब भी वे सब मर जाते। ऐसी परिस्थितियों में लिनफैंग को मारने की इच्छा रखना एक मजाक जैसा लगता था। वे सब भयभीत थे, उन्हें आदेश मिले थे और उन्हें अपने कार्यों के परिणाम भुगतने ही थे। बर्फ। मेन किंग ने हाथ उठाया और बर्फ प्रकट हुई। भीड़ कांप उठी। तुरंत बाद बर्फ फैल गई, आगे बढ़ी और वातावरण में फैल गई। हर कोई मूर्ति की तरह जम गया। तुरंत बाद वे अपने घोड़ों से गिर पड़े और मर गए। घोड़ों पर चढ़ो, जल्दी करो, लिनफैंग ने शांत भाव से कहा। उसने अपनी आत्मा को शरीर में वापस लाया और दौड़ते हुए तुरंत एक घोड़े पर सवार हो गया। मेन किंग भी घोड़े पर सवार हो गई। लिनफैंग, क्या हो रहा है? लिनफैंग की हरकतें देखकर दुवानशिन ने पूछा। कुछ लोग हमें मरा हुआ देखना चाहते हैं, वे नहीं चाहते कि हम शाही शहर वापस जाएं, लिनफैंग ने दुवानशिन की ओर देखते हुए कहा। मेरा क्या होगा? क्या वे मुझे भी मारना चाहते हैं? हाँ, लिनफैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। दुवानशिन का दिल जोर से धड़क रहा था। वे तो राजकुमारी को जान से मारना चाहते थे। लाखों सैनिक मारे गए, राजकुमारी लापता हो गई। भले ही हमने युद्ध जीत लिया, लेकिन अंत में वे लियू कांगलैन को मौत की सजा देना चाहते हैं, क्योंकि भले ही हमने युद्ध जीत लिया हो, फिर भी यह एक दुखद जीत थी। इसके अलावा हम मुयू द्वारा अगवा की गई राजकुमारी की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए वे उसे मौत की सजा दे सकते हैं। वे मुझे भी मारना चाहते हैं, मैं शाही शहर वापस नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप शाही शहर में प्रकट होते हैं तो वे मुझे मौत की सजा नहीं दे पाएंगे। जब दुवानशिन ने लिनफैंग की बातें सुनी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे बहुत ठंड लगने लगी। क्योंकि वे लियू कांगलैन को मौत की सजा देना चाहते थे, इसलिए वे राजकुमारी को भी मारना चाहते थे। क्या यह इतना आसान हो सकता है? या शायद वे केवल लियू कांगलैन को मारना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उसकी बलि भी देना चाहते थे। राजकुमारी भली भांति जानती थी कि इस सब के पीछे कौन था। दुवानशिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपहरण क्यों किया गया। इसके अलावा जूयू और मोयू एक साथ मिलकर काम क्यों कर रही थी? अगर वाकई में ये सब उसी व्यक्ति ने किया था जिसके बारे में वह सोच रही थी, तो उन्होंने उसका अपहरण क्यों किया? उसे मौके पर ही क्यों नहीं मार डाला? वह जिसके बारे में सोच रही थी वह उसका भाई युवराज दुवानवू दाओ था। वह बेहद आक्रामक, क्रूर था और किसी सिद्धांत का पालन नहीं करता था तथा नैतिकता के बिना जीवन जीता था। द्वितीय राजकुमार दुवानवूया और वह बहुत करीबी थी, लेकिन युवराज से उनका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। इसलिए दुवानवू दाओ की अवज्ञा करने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। शाही शहर के बाहर का दृश्य घृणा के उबलते हुए कुंड जैसा लग रहा था। अंदर पहले की तरह ही चहल पहल और भीड़भाड़ थी। उस समय कई लोग उस द्वार की ओर बढ़ रहे थे जो शाही शहर के बाहरी और आंतरिक भाग को अलग करता था। उस समय शाही शहर के बाहर, शहर के चारों ओर बनी खाई के पीछे एक घनी और घातक ऊर्जा वातावरण में फैल गई और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। नदी के पीछे मौजूद सभी लोग और घोड़े एक ही तरह का कवच पहने हुए थे। सभी घोड़े चीशी नस्ल के थे। वे शाही शहर को घेर रहे थे। उस समय सेना ने आश्चर्यजनक रूप से शाही शहर को घेर लिया था। वहां कई दसियों हजार सैनिक थे। जहां तक नजर जाती थी सैनिक ही सैनिक थे। ये सैनिकों का एक विशाल और असीम सागर था जो सभी अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। लोगों का एक समूह शाही शहर की ओर बढ़ रहा था और उन्होंने सैनिकों की इस सेना को देखा। भीड़ में तरह तरह की टिप्पणियां फैल रही थीं। ये चीशी की सेना है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्तिशाली बख्तरबंद घुड़सवार सेना शहर को घेर लेगी। लेकिन अरबों की आबादी वाले शाही शहर के सामने कुछ दसियों हजार सैनिक कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक मजाक है। वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने गौर किया कि शाही शहर को घेरने वाले सभी सैनिक लाल कवच पहने हुए थे। ये कवच सीमावर्ती सैनिकों, चीशी सैनिकों, लियू कांगलैन के सैनिकों का प्रतीक था। जीवन की यही नश्वरता है। क्या ऐसा हो सकता है कि लियू कांगलैन, जिसे दिव्य तीर कहा जाता है, को सबके सामने मार डाला जाए? किसी ने आह भरते हुए कहा। यह बात अब किसी से छिपी नहीं थी कि जूयू देश लियू कांग को मारना चाहता था। कहा जाता था कि लियू कांगलैन मुयुए की सेना से देश की रक्षा करने में असमर्थ रहा और उसका प्रभाव भी सैनिकों में अराजकता पैदा करने का था। यह भी कहा जाता था कि उसने दुवान तियानलैन की सेना को दुश्मन से लड़ने से रोकने की कोशिश की, जिससे मुयुए को हमला करने और लाखों सैनिकों को मारने का मौका मिल गया। इसके अलावा राजकुमारी का मुयुए द्वारा अपहरण कर लिया गया था और किसी को नहीं पता था कि वह जीवित है या मृत। केवल लिनफैंग ही उसे बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन सच्चाई ये थी कि लियू कांगलैन ने लिनफैंग की योजना का पालन किया। उन्होंने मुयुए सेना के लाखों सैनिकों को दुवान रेन शहर में घुसाकर जलाकर मार डाला। यह एक बेहतरीन योजना थी। लिनफैंग को मृत मान लिया गया था। उसने मुयुए देश में एक विशाल दूरी तय की थी और अपनी ताकत के दम पर राजकुमारी का अपहरण करने वालों को मार गिराया था। उस समय वह और राजकुमारी दोनों लापता थे। संभवतः वे मर चुके थे या गंभीर हालत में थे। उस युद्ध के दौरान दिव्यतीर उपनाम का महत्व समाप्त हो गया था और संभवतः लिनफैंग की मृत्यु हो चुकी थी। कितना दुखद है, वह एक बलवान और शक्तिशाली युवक था। संभवतः उस समय तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। भीड़ ने आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। लियू कांगलैन की फांसी से पहले अभी कुछ घंटे और बाकी थे। उस समय शाही शहर का द्वार मजबूती से बंद था। कोई भी शहर में प्रवेश नहीं कर सकता था और वे सभी वहां इसलिए मौजूद थे क्योंकि वे लियू कांगलैन के फांसी के साक्षी बनना चाहते थे। उसी क्षण सैनिक उत्तेजित हो गए। इसके तुरंत बाद भीड़ ने उन्हें अपने घोड़ों पर सवार होते और अपनी पीठ से धनुष उतारते हुए देखा। यह एक सशस्त्र विद्रोह है। लियू कांगलैन की खातिर चीशी की सेना आश्चर्यजनक रूप से शाही शहर पर हमला करना चाहती है। भीड़ अचंभित थी। इतने कम सैनिक शाही शहर पर हमला करना चाहते थे। अगर वे हमला करते तो निश्चित रूप से मारे जाते। शाही शहर के रक्षक चुपचाप देखते नहीं रहते। कुछ दसियों हजार सैनिकों का हमला, ये तो सरासर आत्महत्या थी और कुछ नहीं। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता। जैसा कि उम्मीद थी, एक उच्च पदस्थ सैनिक ने इन सैनिकों को हरकत करते देखा और ठंडी हंसी हंस दी। उस उच्च पदस्थ सैनिक का नाम मेंग गुफैंग था। वह एक उच्च अधिकारी था और उसकी ख्याति सर्वथा थी। विद्रोह का सामना करते समय उसे क्या करना है, ये वह भली भांति समझता था। वह आसानी से उन्हें पराजित कर सकता था। साथ ही वह अपने बेटे को युद्ध में वीरता का परिचय कराते हुए इस समस्या का स्वयं समाधान करने का अवसर भी पा सकता था। मेंग गुफैंग की तरफ एक युवक खड़ा था। उस युवक ने कवच पहन रखा था। वह राजसी और दबंग दिख रहा था।
वह बेहद खूबसूरत था। अगर लिन फैंग वहां होता तो वह उसे जरूर पहचान लेता। मेंग चोंग, वही जिसकी साधना को लिन फैंग ने अतीत में पनडुब्बी बना दिया था, वह मेंगू फैंग का पुत्र था। मेंग चोंग, मैं तुम्हें आदेश देने दूंगा, तुम्हारा क्या विचार है? मेंगू फैंग मुस्कुरा रहे थे, जिससे मेंग चोंग खुश हो गए। मेंगू फैंग अपने बेटे को ऐसे कौशल विकसित करने का अवसर दे रहे थे जिससे वह पदोन्नति के मामले में तेजी से आगे बढ़ सके। इस बात से मेंग चोंग को बेहद खुशी हुई। ठीक है, मेंग चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह शाही शहर के द्वार के ऊपर खड़े होकर किनारे पर चला गया और अपना हाथ उठाया। बड़ी संख्या में ज़ू यू के रक्षकों ने बाहर मौजूद सेना पर तीर चलाने के लिए अपने धनुष उठा लिए। वहां खड़े होकर मेंग चोंग को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह सब कुछ तय कर सकता है और यहाँ तक कि एक ही आदेश से एक छोटी सेना का भी सफाया कर सकता है। लिन फैंग, ये बहुत दुख की बात है कि तुम मर चुके हो, वरना मैं तुम्हें मरवाने का आदेश दे देता। मेंग चोंग के दिल में एक बार फिर गर्व का भाव उमड़ आया। उसने सचमुच खुद को शक्तिशाली महसूस किया। लिन फैंग ने उसकी साधना शक्ति को पनडुब्बी बना दिया था और उसे अपमानित किया था, लेकिन उस क्षण उसके पास सारी शक्ति थी। मेंग चोंग उसे जान से मारने का आदेश दे सकता था। वह अब साधना का अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना हाथ उठाना था और सेना को अपने लिए लड़ने देना था। शाही शहर के द्वार के ऊपर घातक ऊर्जा फैल गई। शहर के द्वार के बाहर खड़े सैनिकों ने यहीं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि यदि वे लड़े तो यहीं मर जाएंगे। ये लड़ाई न्याय के सिवा किसी और चीज के लिए नहीं है। रेन किंग कुन ने सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शहर के द्वार के ऊपर खड़े लोगों की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा। उन्होंने अपने देश ज़ू यू के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपने सैनिक गंवाए थे, लेकिन ज़ू यू उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा था? ये कैसे उचित था? क्या न्याय का अस्तित्व भी है? सैनिकों ने क्रोधित होकर चिल्लाया। धरती कांप रही थी और उनके दिल भी कांप रहे थे। ये लोग न्याय के लिए खुद को कुर्बान करने जा रहे थे। शहर के द्वार के ऊपर खड़े मेंग चोंग और उसके पिता ठंडी मुस्कान लिए खड़े थे। न्याय ही शक्ति है और प्रभाव ही हमारा न्याय है। इस दुनिया में सच्चा न्याय कैसे संभव है? मेंग चोंग ने दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग द्वारा मेंग चोंग की साधना शक्ति को नष्ट करने के बाद मेंग चोंग का हृदय और भी अधिक दुष्ट हो गया था। भाइयों, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। हम सब यहाँ एक साथ लड़ने के लिए आए हैं, अधिकारी और सैनिक। हमें कोई पछतावा नहीं होगा। घोड़े पर सवार रेन किंग कुन का चेहरा भावहीन लग रहा था। उस क्षण भले ही वह मृत्यु के करीब था, फिर भी वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। तीरों के धनुष में प्रवेश करने की आवाज हवा में गूंज उठी और वातावरण में घातक ऊर्जा फैल गई। तैयार। शहर की दीवार के ऊपर से मेंग चोंग ने सैनिकों को निशाना साधने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके तुरंत बाद वह धीरे धीरे लड़ाई से बचने के लिए छिप गया। रेन किंग कुन ने भी दीवार के बाहर अपना हाथ उठाया हुआ था। हल्की हवा चल रही थी जिससे उसके बाल लहरा रहे थे। उस समय उस लापरवाह आदमी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। उसके होंठ कसे हुए थे, मांसपेशियां तनी हुई थीं। धीरे धीरे उसे बस अपना हाथ हिलाना था और मृत्यु की घंटी बज उठती। घोड़ों की आवाज दूर क्षितिज तक फैल गई, लेकिन किसी ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। पूरी भीड़ शाही शहर के अंदर और बाहर मौजूद सेनाओं को ही देख रही थी। रुकना। रेन किंग कुन ने अपना हाथ नीचे कर लिया। सैनिक किसी भी समय अपने धनुष से तीर चलाने के लिए तैयार थे। सर पर दौड़ते घोड़ों की आवाज हवा में गूंज उठी और धरती कांपने लगी। यह आवाज लहरों की तरह सेनाओं में फैल गई। वे पूरी रफ्तार से शहर की ओर बढ़ रहे थे। इस आवाज के कारण सभी लोग अपना अपना काम रोक बैठे। रुको अधिकारी जी, मैं हूँ, लिन फैंग चिल्लाया। ऐसा लग रहा था मानो उसका घोड़ा हवा में उड़ रहा हो। पूरी सेना दो भागों में बढ़ गई और अभी अभी आए हुए साई को देखते हुए रास्ता साफ करने लगी। जब रेन किंग कुन ने यह आवाज सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने आंखें छोटी करके देखा, ये लिन फैंग की आवाज थी। सब लोग रुक जाओ, रेन किंग कुन ने कहा। सभी सैनिक स्तब्ध रह गए। वे अपना हमला क्यों रोक रहे थे? वह कौन था? रेन किंग कुन तो यही चाहता था कि वे रुक जाएं। अगर वे हमला करते तो उन्हें सशस्त्र विद्रोही माना जाता और शहर की दीवार पर तैनात पहरेदारों के पास उन्हें मारने का बहाना मिल जाता। लेकिन अगर वे बिल्कुल भी हमला नहीं करते और ज़ू यू की सेना उन पर पहले हमला करती तो उनके पास जवाबी कार्रवाई करने का एक कारण होता। शुरू में तो वह मरने के लिए तैयार था, लेकिन शहर पर हमला करने से पहले ही लिन फैंग वहां पहुंच गया था। लिन फैंग को मृत मान लिया गया था और लियू कांगलैन को अपराधी घोषित कर दिया गया था। उस समय केवल लिन फैंग ही स्थिति को बदल सकता था। रेन किंग कुन ने पीछे मुड़कर दूर खड़े लिन फैंग और अन्य लोगों को देखा और मुस्कुराया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। लिन फैंग। जब सैनिकों ने रेन किंग कुन की बातें सुनी तो वे सब स्तब्ध रह गए। ज़ुए युए देश ने लिन फैंग को नायक बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। लिन फैंग उनके दिलों में एक सच्चा नायक था। मोयुए के काले रक्षकों को मारकर लिन फैंग ने सेलेस्टियल स्वॉर्ड बटालियन में लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया था। अपनी शक्ति से उसने युद्ध का रुख बदल दिया था। उसी क्षण लिन फैंग फिर से प्रकट हो रहा था। लिन फैंग। शहर की दीवार पर मेंग चोंग ने भी वह आकृति देखी। वह अचानक भयानक और दुष्ट दिखने लगा।